हमारे भाषा में कहते हैं कि एवरी ब्लीडिंग इवेंचुअली स्टॉप। तो अंगूठा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हमारी स्पेशलिटी में हम इस इंडेक्स फिंगर को अंगूठा बनाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक रिमार्केबल वर्क है हैंड सर्जरी का, कि हम एक बच्चे को 3 उँगलियाँ और अंगूठा, क्योंकि 4 उँगली हो या 3 उँगली हो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंगूठा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। तो मैंने उस बच्ची को ऑपरेट किया और आप देखिए कि वो 1.5 महीने बाद वो बच्ची एक बहुत सुंदर सा कार्ड मेरे अभी भी मेरे क्लिनिक में लगा हुआ है। हाँ, वो कार्ड लेके आती है और वो कहती है कि आई एम रियली, रियली हैप्पी, अब मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। जो ना पेरेंट्स समझ पा रहे थे, ना कोई और समझ पाता। वो बच्ची के अंदर की भावना थी और वो अंदर की भावना से शी केम विद अ कार्ड कि आई रियली वांट टू थैंक यू। उन्होंने तो समझदारी करते हुए उँगली को फ्रिज में रख दिया और वो 1.5 दिन बाद उनको मेरी अवेयरनेस हुई कि ये जोड़ सकते हैं इसको। तो जो फिंगर टिप से उँगली कट जाती है उसको फेंके नहीं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग उसको वहीं छोड़ आते हैं, कि साहब वो तो कट गई थी, वो तो वो तो कट गई खराब हो थी, गई थी, खराब हो गई वो है। तो घास में गिर गई थी, वो तो मिक्सर में, कई बार लेडी मिक्सर इंजरीज़ होती हैं, मिक्सर में छोड़ देते हैं लोग। हुँ। मैंने कई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जो लोगों को वापस भेजा और उन उँगलियों को वापस मँगाया। स्टार्ट करते हुए व्हेन आई वाज़ डूइंग ऑन रैट्स, मतलब चूहों पे जब मैं कर रहा था तो मेरे गूज़ बम्प्स थे। हाँ, बिकॉज़ इट वाज़ मतलब आई वाज़ नॉट एग्ज़ैक्टली। डूइंग एनी प्रैक्टिस ऑन पेशेंट्स। मैं एक एक हाँ, मानव के ऊपर सर्जरी नहीं कर रहा था। तो मेरे अंदर एक टेंशन था कि अभी तो ठीक है हम रैट्स पे कर रहे हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग पे करेंगे तो जो है गूज़ बम्प्स आएँगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, मतलब मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये सब हमेशा एक चैलेंज रहा था। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्पेशलिटी के बारे में जिसकी इंडिया में अवेयरनेस मैं कहूँगा बिल्कुल ना के बराबर है। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर गिरीश गुप्ता और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हैंड, फुट और एंकल सर्जरी पे। इनका एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2.5 दशक से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। उनकी फील्ड की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आज हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता के साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच दीपक जी। डॉक्टर साहब, इंडिया में अगर बात करें हैंड, फुट एंड एंकल सर्जरी के पॉइंट पे अगर बात करें तो लगभग इसके बारे में एकदम लोग बहुत कम जानते हैं। मतलब मैं कहूँगा बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर जानते हैं, राइट? तो मैं सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहूँगा कि आप एग्जैक्टली किस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और आपकी स्पेशलिटी में वो क्या ऐसी एक्सपर्टीज़ है या क्या वो अलग है जो आपको जनरल ऑर्थोपेडिक से अलग बनाता है? जी, तो बेसिकली ये एक सुपर स्पेशलिटी है जो ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक को मिक्स होके बनती है। ओके। तो ऑर्थोपेडिक, मैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन हमने प्लास्टिक ट्रेनिंग भी की है। तो जब ऑर्थोपेडिक्स का वर्क रुकता है, जहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स को लगता है कि ये फर्दर, जैसे कि कोई क्रश इंजरीज़ हैं या कोई जन्मजात विकृतियाँ बच्चों में हो जाती हैं पैरों की, हाथों की, या फिर कोई स्पेसिफिक लिगामेंट टेयर या बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जॉइंट्स के। ओके। तो उस सिचुएशन में फिर हमारा वर्क, जहाँ ये लगता है कि अब ऑर्थोपेडिक्स को डील नहीं कर पाएगी, देन दे रेफर इट टू अस फॉर द सुपर स्पेशलिटी एंड देन ओके। दिस सुपर स्पेशलिटी वर्क्स इनटू दैट। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अगर बात कही जाए तो कि लगभग जो क्रिटिकल केस ऑर्थोपेडिक डील नहीं कर पाता, वो कहीं न कहीं आप तक रेफ़र होते हैं। जी, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली आप लगातार अगर कोई भी वर्क किसी एक स्पेसिफिक एरिया में करते हैं, तो उस एरिया को आप मास्टर कर लेते हैं। एग्ज़ैक्टली, उस एग्ज़ैक्टली। एरिया को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और फिर उस एरिया की जो भी टेक्निकली निटी-ग्रिटी होती है, बहुत बारीकियाँ होती है, जैसे कि हम लोग माइक्रोवेस्कुलर ट्रेन्ड हैं, तो हम बहुत छोटे-छोटे वेसल्स, बहुत बारीक-बारीक चीज़ें भी हम बहुत सफाई से जोड़ पाते हैं और हम उनको मैग्नीफाई करते हैं, मैग्नीफिकेशन लेते हैं, माइक्रोस्कोप लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा वर्क और डिटेल्ड हो जाता है और मेटिकुलस हो जाता है। दैट्स ग्रेट। तो डॉक्टर साहब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि कुछ मैं आज जो सवाल पूछना चाहूँगा, वो सारे सवाल वो होने वाले हैं जो कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के सवाल हैं। क्योंकि आज जब मैं जिस पॉडकास्ट में मैं उनका नाम है उसका नाम है इनसाइटर मी और हम वो इनसाइट्स कैच करते हैं जिससे कहीं न कहीं जो लोगों के लिए होता है और कहीं न कहीं उन्हीं के वो पॉडकास्ट पे हम आपसे पूछने वाले हैं। तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो है कहीं न कहीं आप ही की स्टोरी से। क्योंकि आपने जो एक जिस स्पेशलिटी को आपने चूज़ किया, वो अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में बहुत रेयर है। मतलब रो रेयर ही जी। लोग इस स्पेशलिटी को चूज़ करते हैं। तो या तो कोई पर्टिकुलर मोमेंट हुआ होगा आपकी लाइफ़ में तब ने आपने इसको चूज़ किया या कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ तो आपने कोई डिसीज़न बनाया होगा कि चलो इसको करते हैं। या फिर ऐसा कोई कभी-कभी धीरे-धीरे कहते नहीं तो क शुरुआत की थी करते-करते इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मैं वहाँ तक पहुँच गया। वो भी चीज़ हो सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा पहले तो ये सारा जो आप आज जहाँ तक भी हैं 2.5 दशक हो गए हैं आपको इस फ़ील्ड के अंदर, तो आपने इस बात को चूज़ क्यों किया?
क्या बेसिक रीज़न था इस बात को जी, तो चूज़ मैं करने के इसको पीछे? ये कहूँगा कि ये जैसे आपने कहा कि बहुत अलग स्पेशलिटी है और एग्ज़ैक्टली, जनरली इट्स नॉट वेरी ल्यूक्रेटिव आल्सो, और एक स्टीप कर्व है लर्निंग की। तो एग्ज़ैक्टली। मैं जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मैंने साउथ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो ओके, व्हेन आई एम बेसिकली फ्रॉम कोटा, एंड फिर कोटा से मुझे किसी ने पुश किया कि आप जयपुर जाओ। तो आई केम टू जयपुर इन 2003। तो 2003 में मैं जयपुर आया था, तो डॉक्टर पीके सेठ ही बहुत फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन थे जिन्होंने जयपुर फुट में उनका बहुत नाम है। हाँ, तो सुना है। मैं उनको जॉइन करने के लिए आया था कि मैं उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकूं और अपनी फर्दर प्रैक्टिस में पहले, अपनी मतलब प्रैक्टिस में जाने से पहले मैं और अपने आप को थोड़ा रिफाइन कर लूं। एग्ज़ैक्टली। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि उनके पास कुछ स्पेस अवेलेबल नहीं थी उनके असिस्टेंट के लिए, तो उन्होंने मुझे ही आस्क्ड मी टू जॉइन अ हैंड सर्जन। डॉक्टर वीके पांडे हैं, बहुत फेमस हैंड सर्जन हैं, राजस्थान के बहुत नाम है और उन्होंने बहुत काम किया है। तो मुझे आई जस्ट बम्प्ड इनटू हिम बाय चांस और बाय फॉर्च्यून, व्हाटएवर यू कैन से। इट्स अ सो फॉर्च्यून आल्सो। हाँ, सो डॉक्टर वीके पांडे साहब को जॉइन किया, एंड देन दिस मेड मी टू टर्न इनटू हैंड सर्जरी। So hand surgery में he is very famous, and we used to do very very kind of delicate work, very very kind of micro work. तो ऐसे करके मेरा हैंड सर्जरी में अंदर जाना हुआ, और देन जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर देन आई गॉट अ ट्रेनिंग इन माइक्रोवेस्कुलर ऑल्सो। रैट्स के ऊपर, चूहों के ऊपर हमने ये ट्रेनिंग की, जो छोटे छोटे चूहों के वेसल्स को जोड़ना, आर्टरीज को जोड़ना, वो हमने किया। ओहो! तो ऐसे करके फिर ये एक स्पेशलिटी, बिकॉज इट्स अ स्टीप कर्व। अगर आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट वर्क है तो आप शुरू में ही आप हैरेस हो जाते हो कि बैकएट हो नहीं, जाते मुझे ये हो। नहीं लेना है। हाँ, आई विल गो फॉर अ रादर सिंपल, बिकॉज आई कुड हैव डन सिंपल ऑर्थोपेडिक वर्क ऑल्सो, और एग्ज़ैक्टली। सब करते हैं, एंड ऑर्थोपेडिक ऑल्सो इट्स अ गुड स्पेशलिटी। बट देन इवेंचुअली आई लैंडेड अप इनटू मोर डिफिकल्ट एंड मोर डिफिकल्ट वर्क। सो नाउ आई एम हियर। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि रेट व उस पे आपने रेट पे टिश्यूज़ पे काम किया, बहुत सारी चीज़ें आपने करते रहे। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब ऐसा कई बार हो जाता है ना दिमाग के अंदर करते-करते कुछ चीज़ें बन जाती है, कि यार ये मैं जो कर तो रहा हूँ, क्या पता इसका क्या फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता था। जी। आप बस एंटर किए और आपको लगा कि ठीक है, और आज अगर मैं जानूँ और मैं सर्च करूँ, अगर पूरे यूट्यूब गूगल पे भी अगर सर्च करूँ, यूट्यूब गूगल पे, तो शायद ही कुछ नाम निकल के आते हैं जिसमें से आपका नाम एक टॉप शॉट पे निकल के आता है। तो एग्जैक्ट वो कैसे, मतलब आपको क्या फ्यूचरिस्टिक आइडिया था कि मैं ऐसा कुछ बिल्कुल, कर वो पाऊँगा? जब आप स्टार्ट करते हो, व्हेन आई वाज डूइंग ऑन रैट्स, मतलब चूहों पे जब मैं कर रहा था तो मेरे गूज बम्प्स थे, हाँ, बिकॉज इट वाज मतलब आई वाज नॉट एग्ज़ैक्टली। डूइंग एनी प्रैक्टिस ऑन पेशेंट्स। मैं एक हाँ। मानव के ऊपर सर्जरी नहीं कर रहा था, तो मेरे अंदर एक टेंशन था कि अभी तो ठीक है हम रैट्स पे कर रहे हैं, लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग पे करेंगे तो जो है गूज बम्प्स आएंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सब हमेशा एक चैलेंज रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन होता है ना, डेस्टिनी आपको कहीं ले जाना चाहती है, तो धीरे धीरे लोगों का इतना अच्छा, मुझे मतलब गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर से इतना सपोर्ट मिला मुझे, डॉक्टर वीके पांडे साहब का, मेरे जो हैंड सर्जन कलीग्स हैं, जो फुट एंड एंकल कलीग्स हैं, उनका सपोर्ट मिलता है। फिर सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का है। तो ओके। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, दे सपोर्टेड मी इन माय वर्क, दे यूज्ड टू रेफर पेशेंट्स टू मी फॉर द डिफिकल्ट हाँ, वर्क, हाँ। एंड आई दैट वे आई काइंड ऑफ established myself, and still I am learning, like the learning has no end, एग्ज़ैक्टली। still I am maybe only halfway down. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इट्स अ प्लेज़र फॉर सर। मैं कुछ और सवाल आपसे इसी कड़ी में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और एक सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं थोड़ा-सा मैं उसमें डीप डाइव जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि पॉइंट ये है कि डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि एग्ज़ैक्टली जो आपका स्पेशलिटी है, जो आपका फील्ड है, उसका स्कोप एग्ज़ैक्टली कितना ब्रॉड है, राइट? जी, क्योंकि क्या या कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिसमें जिसमें लोग ये सरप्राइज़ हों, जो आम जनता को सरप्राइज़ हो जाए कि यार ये कोई एग्ज़ैक्टली क्या फुट एंकल, स्पेशली जो फुट एंकल सर्जरी से ठीक हो सकता था क्या? या ऐसा भी कुछ हो सकता था? तो ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, बिकॉज सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारी स्पेशलिटी का यही है कि हमारी स्पेशलिटी की अवेयरनेस नहीं है अभी भी। हुँ, हुँ, जब हुँ। मैं अपने आप को हैंड सर्जन कहता हूँ तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हैंड सर्जरी, तो हैंड से तो सभी सर्जरी करते हैं, मतलब इतना अवेयरनेस की कमी है। एग्ज़ैक्टली। तो हैंड सर्जन मीन्स वो शोल्डर से लेके फिंगर्स टिप्स तक, और फुट एंड एंकल से लेके फुट एंड एंकल, मतलब तो हैंड फुट एंड एंकल एक पूरी स्पेशलिटी बनती है। तो शोल्डर से लेके फिंगर टिप्स और फुट एंड एंकल। अब इसमें जो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे सरप्राइजिंग, अगर हम कह सकते हैं कि एक जन्मजात विकृति होती है जिसमें कि अंगूठा लटका हुआ आता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक फ्लेल थंब। फ्लेल थंब का मतलब यूजलेस थंब, हाँ, लटका हुआ मतलब सा जो थंब। हल्का-सा एक अलग सा एक निकल मांस आता है। का टुकड़ा होता है बेसिकली, उंगलियां हाँ, चार होती है, मांस का टुकड़ा होता है। अब इसमें
अंगूठे के बिना आप अगर जो भी इसको देख रहे हैं तो वो एक एक बार कोशिश करके देखें कि आप अंगूठे के बिना कितने काम कैसे करें, और बड़ा अजीब सा लगता है। प्रैक्टिकल है। तो अंगूठा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हमारी स्पेशलिटी में हम इस इंडेक्स फिंगर को अंगूठा बनाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक रिमार्केबल वर्क है हैंड सर्जरी का, कि हम एक बच्चे को 3 उँगलियाँ और अंगूठा, क्योंकि 4 उँगली हो या 3 उँगली हो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंगूठा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अंगूठा ऑपोज़ हुँ, करता है। एग्ज़ैक्टली किसी भी होल्डेड च का काम करता काउंटर है। देने के, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए उँगलियों को एग्ज़ैक्टली काउंटर देने के लिए अंगूठा बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो वर्क हम करते हैं। और दूसरा, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि एक हाथ कुट्टी मशीन में या किसी में बिल्कुल अलग होके कट के गिर गया, खेत में गिर गया या ज़मीन पे गिर गया। तो उसको जो लेके आते हैं और उसमें हम लोग 6, 7, 8 घंटे लग के और उसको करीब 30 से 32 स्ट्रक्चर्स उसमें जोड़ते हैं। खून की नलियाँ, महसूस कराने वाली नसें, उँगलियों को चलाने वाले रस्से, हड्डियाँ, इन सबको हम जोड़ते हैं। और उसके बाद वो हाथ, मेरे कई सारे केसेज़ हैं जो पूरी तरह फ़ंक्शन कर रहे मतलब हैं। इज़ इट पॉसिबल कि वो हाथ टूट के गिर गया और सारा वो अभी प्रॉपर्ली मूव कर रहे हैं उनके? उसको पूरा प्रॉपर्ली मूव कर रहा है और वो संभव है। लेकिन 100% केसेज़ में नहीं हो पाता है, जहाँ बिल्कुल शार्प कट हो, टिश्यूज़ अच्छी हों। कई बार क्या होता है कि अलग-अलग तरह से इंजरीज़ आती हैं, कि कोई बिल्कुल मशीन में खिंच गया या मशीन ने उसको खींच लिया, रस्सों को खींच लिया, तो वहाँ मुश्किल हो जाता है। ओके, लेकिन अगर जैसे पेपर कटिंग मशीन है या कोई शार्प कटिंग वुड कटर मशीन है, शार्प कट है, कुट्टी मशीन है, इनमें जब शार्प कटता है तो वहाँ पूरी-पूरी संभावना है। ख़ासकर बच्चों में बहुत संभावनाएँ रहती है इसमें। ओके। तो मतलब ये जैसा कि अभी लोग जैसे बहुत सारे टाइम पे लोग देखा जाता है कि इस टाइम पे लोग बहुत पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी ब्लड को देख के घबराता है और ब्लीडिंग होती है तो वो हाँ, डर के मारे या तो उसको बाँधता है, पकड़ता है, या इधर से उधर भागता है, और कई बार उसको सही राह नहीं मिलती। तो ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम का है। होना और भी इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हो कि ऐसी सब सिचुएशंस में एक बार हम लोगों से मिलना चाहिए। तो बहुत सारी संभावनाएँ रहती है। अगर हम उसको पुनर्जोड़ भी नहीं पाएँगे तो भी हम ऐसा कुछ करेंगे, उस टिश्यूज़ को काम में ले लेंगे, उसको कुछ ऐसा करेंगे कि काफ़ी बेटर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारा एम होता है फंक्शन, हमारा एम कॉस्मेटिक नहीं होता कि हाथ को दिखाना अच्छा है, हमारा एम होता है वो चले। तो फंक्शनैलिटी में उस है एग्ज़ैक्टली। फंक्शनैलिटी को नियर नॉर्मल लाने की कोशिश की जाती है। ओके। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल लास्ट फ्यू मंथ्स में ऐसा कुछ हुआ हो, आपको शेयर करना मैं चाहें? बहुत रेगुलर करता हूँ, जैसे कि अभी हम लोग अभी मई के महीने में बैठे हाँ, हुए हैं, हाँ, और हाँ। मई, अप्रैल एंड और मई में हवाएँ बहुत चलती है, बहुत एग्ज़ैक्टली तेज़ी से। तो क्या होता है कि घरों में अपने डोर्स में सेफ्टी नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे भी नहीं है। तो अपने डोर्स में सेफ्टी नहीं, तो छोटे बच्चे होते हैं, उँगली उनको हाँ, समझ नहीं होती, उँगली डोर के यहाँ कहीं लगा रखी है और दरवाज़ा तेज़ी से बंद हो गया। हवा से बंद हो गया, तो उँगलियाँ कट के अलग होके गिर ओहो! जाती हैं। तो हम उन उँगलियों को जोड़ना, उनको वापस से उसमें रक्त संचार करना या वापस से उनमें जीवन देना, वो हमारा काम है। या किसी भी तरीके से मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके दूसरी उँगली से स्किन लेके कैसे भी करके हम उसको वापस नियर नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। और बच्चों में प्रकृति और भगवान बहुत मेहरबान है। तो बच्चों की जो हीलिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं, जैसे जन्मजात विकृति में भी हम लोग कहते हैं कि कैच देम यंग। जितना ओके, यंग बच्चे में आप करोगे उतना ही नेचर उसको नियर नॉर्मल कर देगी। मतलब फ़ास्ट अडॉप्टेशन है फास्ट अडॉप्टेशन। अडेप्टेशन है और टिश्यू हीलिंग बहुत अच्छी होती है। सेल्स, क्योंकि एक यंग बच्चे में सब कुछ नया है। मतलब आप एक प्रैक्टिकल है। गाड़ी भी खरीदते हैं तो एक गाड़ी पुरानी होती है तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। जब नई गाड़ी में आपको एक ड्राइव करने का हर चीज़ का मज़ा आता है, ऐसे ही सेल्स होते हैं अपने, कि अपने हुँ, जो सेल्स हैं वो सब कुछ एकदम नए हैं और उनमें सही जो है। जीवन, वापस जीवन होने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब इसी कड़ी में मैं आगे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आम लोग अक्सर बोन्स, मसल्स और जो हमारी टेंडेंस या लिगामेंट्स के बारे में मतलब सुनते तो हैं, लेकिन इनका एग्जैक्टली इनका फंक्शनैलिटी क्या है, वो उसको उनको पता नहीं होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इन चारों का क्या फंक्शनल मूवमेंट है, इससे कैसे हमारे हाथ और पाँव का मूवमेंट होता है? तो वो थोड़ा फंक्शनैलिटी के बारे में जानना चाहूँगा और इस बारे में थोड़ा-सा डिटेल जानना चाहूँगा मैं आपसे। जी, बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली अगर हम बोन्स से स्टार्ट करें, बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, अगर बोन्स से स्टार्ट करें तो बोन्स अपना किसी भी चीज़ को एक स्ट्रक्चर देने के लिए है। हुँ, हुँ। कि अगर बोन्स हार्ड नहीं होंगी तो हम एक मांस का लोथा होंगे तो हम गिर गिर जाएँगे। जाएँगे। तो हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया। अब अगर एक सीधा स्ट्रक्चर बन गया होता तो कुछ भी चल नहीं रहे होता। सही बात तो है। फिर जॉइंट्स बनाया प्रकृति ने। तो हाँ। जॉइंट्स बने तो अपना मूवमेंट हुआ। अब जॉइंट का मतलब है कि 2 चीज़ें अलग होंगी। अब उन अलग चीज़ों को हम, कोई प्रकृति तो नट बोल्ट तो बना नहीं सकती है। तो उसको किसी स्क्रू से फिक्स कर दे, जो हम गाड़ियों में कर सकते हैं या अपन कारपेंटरी में कर सकते हुँ, हैं, हुँ। लेकिन एक प्रकृति तो उसको, तो उन्होंने फिर लिगामेंट्स बनाए। तो ओके। लिगामेंट्स अपने 2 बोन्स को जोड़ के रखते हैं और वो एक जॉइंट बनाते हैं। और जॉइंट के अंदर एक सतह बनाई जो चिकनी सतह होती है। जो रूटीन बोन है वो तो हार्ड है,
लेकिन जो सतह है वो सॉफ्ट बनानी पड़ेगी क्योंकि वहाँ लगातार मूवमेंट है। मूवमेंट हो रहा है। तो अगर मूवमेंट की जगह पे जैसे अपना चैसी अलग है और फिर टायर की रिम अलग है, लेकिन जो सड़क पे चलना है उसको सॉफ्ट होना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। तो वो टायर अपना सॉफ्ट बनाया गया है। हम टायर को हाँ, एक लोहे का पहिया बना देते तो हमारी गाड़ी उतनी स्मूथली नहीं चलती। तो हाँ, सिमिलरली जॉइंट्स का मूवमेंट है। ओके। फिर अपने जो मोड़ने के लिए टेंडन्स हुए, जो टेंडन क्या होते हैं? मसल्स होती हैं। मसल्स अपने हुँ, प्रकृति ने मसल्स बनाई जिनको ब्रेन सिग्नल भेजता है। मसल हुँ, एक हुँ, ऐसी चीज़ है जो स्क्वीज़ होती है ब्रेन हुँ, के सिग्नल पे। तो हुँ, मसल स्क्वीज़ होती है जैसे कि वो मोटर की तरह है। ब्रेन ने कहा कि उँगली को मोड़ो, तो मसल स्क्वीज़ हुई और कठपुतली की तरह अपनी उँगलियाँ कुछ रस्सों से, जिनको हम टेंडन बोलते हैं हमारी भाषा में, उनसे बंधी हुई है उँगलियाँ। तो मसल स्क्वीज़ हुई तो अपनी उँगलियाँ मुड़ी। हाँ, इधर करना है तो ब्रेन इधर वाली मसल को कहेगा तुम स्क्वीज़ हो, तो वो इधर स्क्वीज़ होगी तो अपनी उँगलियाँ सीधी होगी। तो ये बड़ा नेचर का बड़ा नायाब वो है कि मतलब सारी चीज़ें जो हम मतलब जितना आप स कह रहे हैं तो उससे एक बात तो समझ में आती है कि कितना पॉइंट ऑफ सेकंड टाइम मिलता होगा कि ये बात फटाफट मूवमेंट में आएगी और ये चीज़ें ऐसी होगी। ये बहुत पॉइंट ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड का भी फ्रिक्शन का भी एक बहुत थाउज़ेंड्स और हाँ, 1000 जो पार्ट होता है उसमें ये सब होता है मतलब। और हाँ, कितनी केमिकल एक्टिविटी होती है, ये सारी केमिकल एक्टिविटी है। हाँ, हाँ, ये सारा कोई ना कोई मैसेंजर जा रहा है, कोई फ्लूइड जा रहा है, कोई आयन जा रहा है जो जाके वहाँ पे मैसेज भेज रहा है। और ये सब कनेक्टिविटी ब्रेन के थ्रू है, नर्व्स के थ्रू है। तो अपनी हाँ, ब्रेन नर्व्स से सब चीज़ों से कनेक्टेड रहती है, जैसे अपने वायर्स होते हैं हाँ, हाँ, और उनसे मसल्स को, इनको सबको मैसेज भेजा जाता है। तो इस हाँ, तरह से अपनी बॉडी चलती है और मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने बॉडी को चलाने के लिए। हाँ। डॉक्टर साहब जब मैं आपसे मिला था तो आपने एक बात कही थी कि सिर्फ बॉन्स पर डिपेंड करने के बजाय मसल्स को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यूजुअली जो लोग लोग जो पुराने टाइम पे कहते हैं कि भैया हड्डियाँ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब ये हमेशा लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल। हड्डियाँ बहुत ज़रूरी है, मसल्स पे तो इतना कोई बात ही नहीं कहता। तो इसको बारे में और जब मसल्स की जो स्ट्रेंथन है और जब बोन्स इंजरी या कुछ भी ऐसी कोई इंजरी हो जाए तो उसमें वो कैसे हेल्प आउट कर सकती है करती है? तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से अगेन मैं क्योंकि गाड़ी और अपना शरीर लगभग थोड़ा-थोड़ा मैच मैच करता है, तो करता मैं है। कई बार एग्जांपल्स कार या गाड़ी से रिलेटेड देता हूँ क्योंकि जैसे अपनी गाड़ी में रिम है हाँ, हाँ, और एक टायर है, तो टायर को हम मसल्स माने हाँ, और रिम को हम बोन्स माने। तो हम अपनी गाड़ी का टायर पंक्चर होने के बाद गाड़ी नहीं चला सकते हैं। सही बात है। तो अगर हम चलाएँगे तो अपनी रिम घिसेगी और वो घर्षण से उसमें कुछ न कुछ टूट-फूट होगी, लेकिन टायर में ऐसा नहीं होगा। तो मसल्स भी बिल्कुल टायर की तरह हैं। तो अगर हम अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप एक एक एग्जांपल है कि एक एक मरीज़ जिसको अपन ने सबने सोचा लकवा हो गया हाँ, बहुत या सुना है। वो पैरालिसिस हो गया उसको, तो वो मरीज़ उसकी हड्डियाँ तो मजबूत हैं। हुँ, पैरालिसिस में क्या होता है? मसल्स पैरालाइज़ हो मसल्स गई। पैरालाइज़ मसल्स, होते हैं। ब्रेन ने अपनी एक्टिविटी बंद कर दी और मसल्स को सिग्नल आना बंद हो गया और मसल्स ने अपना काम बंद कर दिया। तो अब उस सिचुएशन में हड्डियाँ तो अपनी मजबूत है, लेकिन एक आदमी को 80 किलो का आदमी को उठाना भारी पड़ जाता है। हाँ, मतलब तो मसल्स अपने को उठा के चलाती हैं। अगर अपनी मसल्स स्ट्रांग हैं और आप देखेंगे जिम में जाते हैं लोग तो अपनी मसल्स को स्ट्रांग करते हैं, बोन्स को स्ट्रांग नहीं करते हाँ, हैं। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं तो है। जितना हम मसल को स्ट्रांग करते हैं, हमारी कैपेसिटी, हम जिम में ब्रिक बढ़ाते जाते हैं, या हमारा जैसे हम एक थैला आज 2 किलो का उठा रहे हैं, अगर हम और मजबूत होंगे तो 5 किलो का उठा लेंगे, 10 किलो का उठा लेंगे। मजदूर अपन ने देखे हैं कि जो कई बार 50-50 किलो की बोरियाँ बहुत ईज़िली, क्योंकि उन्होंने ओवर अ पीरियड अपनी मसल्स को डेवलप किया है। तो दैट इज़ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मसल्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोन्स को नहीं घिसें। अगर हम अपनी मसल्स को फ्लैबी रखेंगे, वीक रखेंगे, तो हमारी बोन्स घिसेंगी और इसीलिए अब आज की तारीख में अपन देख रहे हैं कि जॉइंट घिसने लग गए और जॉइंट रिप्लेसमेंट और ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। बहुत आम हो गया है, बहुत अगर हम कॉमन है। पहले दिन से अपना वज़न कम रखें और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, वज़न भी कम होना ज़रूरी है, क्योंकि एक कोई 60 किलो की चीज़ को अगर ओवरलोड करके हम 80 किलो देंगे तो वो भी घिसेगा। प्रैक्टिकल तो मसल्स स्ट्रॉन्ग रखना और वज़न को अपने लिमिट में रखना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मसल्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब इसी कड़ी में एक और आगे सवाल मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि हमारे हाथ और पाँव का अगर कोई एंड ऑफ द पॉइंट कहे तो वो कहीं न कहीं फुट एंड एंकल ही निकल के आता है, राइट? तो क्या ये सच है कि अगर फुट एंड एंकल जो या हैंड जो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं, कई बार होता है कि हम जब सुबह जब बहुत सारे टाइम ऐसा नहीं होता कि फुट एंड एंकल में वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता है, तो उसमें क्या उस कंडीशन में जो हमारा बैक पेन है या हमारे पॉस्चर्स है, उस पे भी कोई इफ़ेक्ट आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि हमारा अगर एंकल में स्प्रेन है, तो हम क्या करेंगे? लंगड़ा के चलेंगे। हुँ, हुँ। तो हमारा पूरा बॉडी एक एक्सिस पे है, मतलब ऊपर से नीचे तक सब कनेक्शंस हैं। तो हमारे क्या होगा कि हम अगर हम एंकल को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, हम अगर कुछ भी उसमें करेंगे, तो हमारा कहीं न कहीं बैक पे उसका इफ़ेक्ट जाएगा हुँ, हुँ, और सही वो बात है। सेकेंडरी बैक पेन, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल बैक पेन, या वो हो जाएगा। या आप एग्ज़ाम्पल लें कि आपका पैर किसी का छोटा-बड़ा हो जाता है, हाँ, हाँ।
तो अगर वो पैर छोटा बड़ा है तो उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स उसके हिप में भी आते हैं, उसके बैक में भी आते हैं, उसके टोटल पोस्चर में आते हैं। तो हमारा फुट एंड एंकल का बिल्कुल सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा एंकल में पेन है, एंकल में आर्थराइटिस है, तो हमें एक तो लचक दिखेगी, हुँ, हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसके कुछ प्रॉब्लम है। तो फुट एंड एंकल अपने ऊपर की पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है, उसको दौड़ाता है, उसको दिन भर चलाता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली इफेक्ट जो है ऊपर तक प्रोपगेट होगा, वहाँ तक जाएगा। तो मतलब अगर आपके टर्म्स में अगर मैं इसको थोड़ा-सा और मतलब जितना मैं आपसे समझ पाया वो कि कहीं न कहीं अगर मान लो कोई भी क्योंकि बहुत सारे टाइम होता है डॉक्टर साहब क्योंकि इंडिया में है, हम बहुत सारी चीज़ों को है ना पहले तो घरेलू उपचार से ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर जब एक्सट्रीम हो जाता है तब हमें डॉक्टर याद आते हैं। तो हम वो नहीं होता आज के टाइम पे कि यार हाथ-पाँव में ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। उसको नलिफ़ाई कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं हम उस टाइम के लिए। जी। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो शुरुआत में लोगों को जो इन चीज़ों को थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि छोड़ देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा, ये खा लो, ये कमी हो गई होगी। क्योंकि आज के टाइम में डॉक्टर्स बहुत हो गए हैं। हम एक यूट्यूब यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हर इंसान यूट्यूब पे सर्च करने लग गया है। आजकल गूगल पे तो डॉक्टर बन गए हैं, उनको कोई दवाई चाहिए तो गूगल पे वो कर लेते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बेसिकली ये काम मेरे को लगता है 90% ऑफ द पीपल अभी करंट टाइम पे कर रहे हैं। एक पीढ़ी थी वो शायद अब नहीं है जो इस पे डिपेंडेंट नहीं थी, वो कहीं न कहीं डिस्कशन करना पसंद करती थी। आज के टाइम पे डिस्कशन बाद में होता है डॉक्टर से जब डॉक्टर कुछ बोल रहा है तो उससे पहले वो गूगल कर रहा होता है वहीं बैठ के, कि ये सही भी कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी। उसी को क्रॉस क्वेश्चन कर रहा होता है। तो ऐसे लोगों को आप अभी क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ एब्नॉर्मल हुआ है, कोई चोट हुँ, लगी है, हुँ, आपका हुँ, पैर ट्विस्ट हुआ है, तो कोई बात नहीं। मैं दादी के नुस्ख़ों के खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि हुँ, हम सब एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी, हम सबको मिक्स एक एक सबका आपस में मिल के काम होना चाहिए। तो वी हुँ, आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। तो हम ज़रूर करें। अपनी दादी ने कहा तो हल्दी का दूध पीना, मैं बिल्कुल मैं पीना कई चाहिए। मरीजों को सजेस्ट करता हूँ कि हल्दी का दूध पियो आप, है ना? चोट लगी है, हल्दी क्या करेगी? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो दवा के एग्ज़ैक्टली। रूप में कर रहे हैं और अपन ने नेचर वे में कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बर्फ़ का सेक सारी लोग जानते हैं, गरम सेक नहीं करना चाहिए लेकिन बर्फ़ का सेक करना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है और थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं, तो 1-2 दिन आप अपना रेमेडी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर हमें डेफ़िनेटली किसी न किसी, हम आयुर्वेद में जाएँ या हम होम्योपैथिक में जाएँ या एलोपैथी फ़ास्ट ट्रीटमेंट है। आज की दुनिया पेस वाली है, सबको फ़ास्ट है, किसी को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा है, किसी को जो है रोज़ अपने मतलब काम पे जाना ही है, उसको छुट्टी मिलेगी हाँ, नहीं, वो टेंशन में आ जाता है। तो इसलिए एग्ज़ैक्टली एलोपैथी फ़ास्ट पेस्ड ट्रीटमेंट रिकवरी है। में। लेकिन आयुर्वेद थोड़ा स्लो पेस्ड है, होम्योपैथी स्लो पेस्ड है, लेकिन दे डू हैव अ ट्रीटमेंट। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि इग्नोर नहीं करें। बॉडी आपको पेन, इचिंग, कॉफ, इन सब के थ्रू बताती है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड हम बॉडी को क्या कहते हैं, शट अप, डोंट टेल मी, हाँ, व्हिच इज़ नॉट ओके। दीज़ आर द सिग्नल्स। ये सिग्नल हैं, बॉडी ने ये क्यों बनाया गया, नहीं तो नहीं होता पेन, क्या फ़र्क पड़ रहा था? क्यों बना था? ब्रेन कहता है कि यार मरीज़ आराम से रहे, मरीज़ किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। एग्ज़ैक्टली, तो वो पेन का सिग्नल बनाता ही नहीं, हमारे यहाँ पे चुभता ही नहीं, सही बात है। हमें खाँसी आती ही नहीं, हमें हाँ, उल्टी होती ही नहीं, हाँ, 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 हमें खुजली चलती ही नहीं। लेकिन ये सिग्नल्स बॉडी कह रही है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक वार्निंग साइन है। Maybe it is very small, maybe एग्ज़ैक्टली, it will get over in 2 days by itself, सही बात है। लेकिन हो सकता है कि वो कोई बड़ी चीज़ को भी इशारा कर रही हो। हमें इग्नोर नहीं करना है। हमारी ठीक हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं ठीक होता है तो देन वी हैव टू कंसल्ट विद द ईदर वी डॉक्टर। अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, नहीं तो फिर हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। गूगल में प्रॉब्लम क्या है, मुझे गूगल से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए हम भी अभी ये गूगल के लिए ही कर रहे हैं, ये यूट्यूब एग्ज़ैक्टली। के लिए कर रहे हैं। ये हाँ, तो हाँ, ज़माना है, यू हैव टू चेंज विद टाइम्स। हाँ, हाँ, हाँ। सो बट प्रॉब्लम ये है कि गूगल हमें सही बता रहा है, गलत बता रहा है, वो हमें पता नहीं। एग्ज़ैक्टली, गूगल एक सर्च इंजन है। हाँ, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर हमें पता है ऑथेंटिक होते हैं। न्यूज़पेपर एग्ज़ैक्ट अगर कुछ लिखेगा तो एडिटर 4 जनों ने उसको चेक किया है। सही बात है। या फिर कोई टीवी चैनल है बड़ा-सा, या फिर गवर्नमेंट का कोई चैनल है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है एक मल्टीपल लेवल, देयर आर चेक पॉइंट्स। एग्ज़ैक्टली, बट अगर हम कोई रील देख रहे हैं या हम कोई सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हो सकता है किसी के जम गया, उसने, उसको लगा ये सही है, उसने ये कह दिया। किसी को लगा ये सही है, उसने ये कह दिया। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है उसकी। हम उसको कैसे चेक करेंगे? तो एग्ज़ैक्टली, हम क्रॉस चेक करें। वो भी गलत नहीं है, अगर कोई रील पे कोई कह रहा है, ठीक है, देयर आर पीपल हू आर वेरी वेरी लिटरेट, वेरी वेरी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जो हमें कुछ कह रहे हैं। हम जैसे एक एग्जांपल दूं, शशि थरूर हैं, वो
अगर हम उनको सुनते हैं तो हमें उनको लगता है, या हम मोदी जी को सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो मोदी जी कोई कह रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी है। ठीक है, सही हम बात है। मोदी जी पे रिलाय कर सकते हैं, हम शशि थरूर पे रिलाय कर सकते हैं, या ऐसी बहुत सारे हमारे भजन लाल शर्मा जी पे रिलाय कर सकते हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कह रहा है तो हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। सही बात है। तो हम क्रॉस चेक करें, और अपनी किसी भी सिग्नल जो बॉडी दे रही है, वो पेन है, एनीथिंग व्हिच इज़ सिग्नल्ड बाय बॉडी देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो हम उसको इग्नोर नहीं करें। डन। डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से सीखी और मैं ज़रूर ये फ़ील करता हूँ कि जो बात अभी आपने बताई, वो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और जितने क्योंकि ये पॉडकास्ट मुझे नहीं पता कितने लोगों तक पहुँचने वाला है, कौन-कौन से घर तक जाने वाला है, क्योंकि ये तो गाँव-गाँव, शहर-शहर तक पहुँचता है। तो वो सारी बात जो आपने बताई मुझे लगता है कि वो सिग्नल्स को अगर कोई आज इस पॉडकास्ट को देखता है और समझता है, तो डेफ़िनिटली वो कंसल्ट करेगा, उसको इग्नोर ना करे। मैं भी यही सजेशन देना चाहूँगा कि इग्नोर ना करें, चेक कराएँ, जो भी है एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तो फ़ॉलो करें। एटलीस्ट प्रोसेस ही जी, फॉलो नहीं करेंगे तो कल को फिर वो क्रिटिकल में चला जाता है और फिर एंड ऑफ द डे हमें फिर वो उसका सर्वाइवल भी आ जाते हैं हम लोग। जी, अब इसी जो आप उस पॉइंट पे बात कर रहे थे मैं उस पर जंप करता हूँ और कहीं ना कहीं लोग आज के टाइम पे जो फार्म्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, या मैं बात करूँ वर्कशॉप्स हो गई या मशीन्स में हैं, वो स्पेशली वो मतलब वो डेली रूटीन में काम करते हैं वहाँ पे। तो क्या आपकी प्रैक्टिस में वर्कर्स जो आते होंगे, क्योंकि बेसिकली जैसा अभी आपने बताया कि हैंड का कट होना या क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं उसी में आते हैं, तो आपकी डेली प्रैक्टिस में जो वर्कर्स के हैंड से रिलेटेड कौन सी कॉमन इंजरीज अभी आप करंटली देखते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ऐसे वर्कर्स को कल से ऐसी कौन सी सेफ्टी गाइडलाइन आप देना चाहेंगे जिससे कल को वो ये चीज़ का फेज़ ना हो और कोई भी उनको सर्वाइव जो कहते हैं ना एक सीवियर चीज़ उस पे तक ना पहुँचे? जी, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ प्लीज़ जी। बताइएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि एक मशीन को कोई एक ऑपरेटर बरसों से चला रहा है, वो एक्सपीरियंस्ड है। हुँ। सडनली उसको कुछ काम आ जाता है या कुछ आ जाता है, वो कहता है, वो किसी अनट्रेन्ड आदमी को उस मशीन पे बिठा देता है। वो कहता है कि थोड़ी देर, और वो अनट्रेन्ड, हम सब कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम तो, वो कहता है कि नहीं, नहीं मैं तो चला लूँगा, उसको कर लूँगा। तो हुँ, हुँ। मोस्ट इंजरीज़ ऐसी सिचुएशंस में होती है। ओके। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन। हमारा हाँ, बहुत डिस्ट्रैक्शन, अभी एक मैंने कोई स्टडी पढ़ी थी, तो हम हर 22 सेकंड में अपना फ़ोन उठा लेते हैं। हाँ, सही बात तो है। हम वापस देखते हैं, तो अब ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम एक ऐसी ऐसी मशीन पे काम कर रहे हैं जो इंजरी पहुंचा सकती है, जिसमें हमारा हाथ जा सकता है, उसमें अगर हम मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होंगे तो हम अपने वर्क के टाइम पे, मोबाइल इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में, वी कांट इग्नोर मोबाइल, है एग्ज़ैक्टली। ना, इट्स अ नेसेसरी इविल यू कैन से। सो वी कांट इग्नोर, है ना, हमारे एग्ज़ैक्टली। सारे काम इसी पे, बैंक, पैसा, ये वो, फोटोग्राफ, आजकल मतलब इतना बिजनेस इसके ऊपर हो रहा है, इट्स अ तो वी पार्ट कांट ऑफ लाइफ़। इग्नोर, इट इज़ द टाइम फॉर मोबाइल। बट देन हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो उस समय पे उसको स्विच ऑफ करके या साइलेंट पे करके हम उसको रख दें, और बाद में एक एक साथ उस चीज़ को देख लें। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम औज़ारों का गलत इस्तेमाल, जैसे पेचकस जिस चीज़ के लिए बना है, हम पेचकस से कई बार कुछ और उखाड़ने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं, तो वहाँ इंजरीज़ हो जाती हैं। या हाँ, हम पाने की जगह पेचकस यूज़ करते हैं, या पेचकस घिसा हुआ है, तो अपने जो औज़ार हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जो फार्म इंजरीज़ होती हैं बच्चों में बहुत कॉमन है, क्योंकि हम क्या होता है, एक कुट्टी मशीन होती है हाँ, हाँ। जिसको सबसे बड़ा नोटोरियस चीज़ हम मानते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य हैंड सर्जरी में जो आते हैं वो कुट्टी मशीन इंजरी में आते हैं। कुट्टी मशीन एक चारा काटने वाली मशीन होती है गाँवों में, जो कि अमूमन ऐसे ही पड़ी रहती है। बच्चे क्या होता है, अब वो क्या है, मोटराइज़ भी आ गई। पहले वो हाथ से चलती थी तो इंजरीज़ थोड़ी कम होती थी। अब वो अच्छा, मोटराइज़्ड आ गई। तो एक बच्चा खेल रहा है और दूसरा बच्चे ने आके उसको बटन बटन को दबा दिया। दबा दिया, और एकदम से खच से, मतलब कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि हाथ बिल्कुल अलग होके गिर गया। बहुत कॉमनली ये इंजरीज़ आती हैं। तीसरी, थ्रेशर इंजरीज़। और जो 5वीं चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है कि हम किसी न किसी इन्फ्लुएंस में नहीं हों, किसी ड्रग के या अल्कोहल के। ओके, अगर हम अल्कोहल या ड्रग के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो हमारा सेंसेस पे उतना कंट्रोल नहीं होता है। तो सही हम बात है। ड्यूटी के वक़्त में कम से कम किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं हों। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए, वर्कर्स अगर ये ध्यान रखें, क्योंकि हाथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक्सटेंशन है बॉडी का, जो हमारा सही सारा बात काम है। हमें टच फ़ील कराता है, हमें सब कुछ हम एक कपड़ा भी देखते हैं तो इससे हमें इसी से पता लग फ़ील जाता करते है हैं, कि हाँ, सही है, गलत है, ये खराब है, कपड़ा अच्छा है। का क्या क्वालिटी, हम आँख बंद हाँ, कर लें तो भी हम बता सकते हैं कि क्या है। हम ये बता सकते हैं कि रुई है या पिन है सही या बात क्या है। तो प्रकृति ने हमें ऐसी नायाब चीज़ दी है, हमें लगता है हैंड, हम बहुत इग्नोर करते हैं अपने हैंड को। और अगर आप देखोगे तो आपकी जेसीबी वगैरह सब हैंड से इंस्पायर्ड हैं। हाँ, अगर आप उनके वर्क को देखो, आप जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हैंड के फंक्शंस, 6 फंक्शन होते हैं हैंड के, हुक है,
ग्रिप है, क्लास्प है, ये सब जो है सारी मशीनरी जो है, बहुत सारी मशीनरी हैंड से इंस्पायर्ड है। सही तो बात है। आवर हैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुट एंड एंकल अगेन। फुट एंड हुँ, एंकल में क्रश इंजरीज होती है, कई बार पैर से चारे को धक्का दे रहे हैं और पैर अंदर चला गया, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पैर पूरा कुचल जाता है। हाँ, तो हम प्रॉपर शू वेयर, प्रॉपर वगैरह सब कुछ पहने और बहुत ध्यान रखें कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हो, ये नहीं हो। जितना प्रिकॉशन करें उतना अच्छा है। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो डॉक्टर साहब आपने जो मुझे बताई, तो मैं कहूँगा कि इसको तो एक स्पेशली अलग के पॉइंट, अलग एक रील पॉइंट में काट के रखा जाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत सेव सारे कर लोग सकता है। लाइफ से। क्योंकि मतलब मेजरली लोग इसी में रहते हैं, लोग ये कहते हैं ना, इंस्टाग्राम में लोग कहते हैं तो दुनिया इसमें इतना खो गया कि तेरे को रियल लाइफ का पता नहीं कि पड़ोस में से क्या निकल गया, पता ही नहीं होता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि वो जब वर्किंग करते करते मोबाइल चला रहा है, तो हाथ क्या, मैं तो कुछ कभी कभी इंसान भी चले जाते हैं अंदर। मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा कि हाँ। मैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जाके अपना प्रेजेंटेशन देता हूँ और मैंने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हिंदी में प्रेजेंटेशन बना रखा है वर्कर्स के लिए। अच्छा। अगर कोई इंडस्ट्री वाले देख रहे हैं, ओनर्स, और क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली बियरिंग तो ओनर पे आती है। हाँ, मतलब वो अगर तो एम्प्लॉय को इंजरी होगी तो ओनर हैज़ टू सपोर्ट हिम, बिकॉज़ वो तो गरीब होते हैं ज़्यादातर लोग। सही बात है। तो ओनर के ऊपर एक बर्डन आ जाता है। एक तो उसका स्किल्ड वर्कर चला चला गया, गया। दूसरा उसके जो फाइनेंशियल बर्डन है, दूसरा उसका टाइम, क्योंकि उसको वर्कर के साथ जाना आना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओनर के साथ आता है और एग्री हमारी है। हमेशा सिंपैथी ओनर के साथ रहती है। तो मैं ओनर को कहूँगा कि वो हम ऐसे लेक्चर्स दे सकते हैं, हम एजुकेट कर सकते हैं, हम सही जितना बात है। चाहें एजुकेट कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सिंपल स्लाइड्स हैं, ये सारी जो मैंने औजारों की बात की या इन सब की बात की, ये सारी स्लाइड्स हैं जिनसे हम उनको छोटी-छोटी सिंपल वे में, क्योंकि वो कम लिटरेट लोग हैं, या हो सकता है लिटरेट भी हों, लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है जो वर्कर्स की है वो कम पढ़े लिखे होते हैं, या एग्ज़ैक्टली। उनको सिर्फ सिंबॉलिक फ़ोटो से समझ में आता है। हाँ, पढ़े हाँ। लिखे में वो पढ़ नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में हम उनको सिंबॉलिक रूप में बता सकते हैं कि भाई ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। एग्ज़ैक्टली। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो मतलब द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि यहाँ पे मैं एक और स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा आप ही के थ्रू, कि इफ़ यू आर इंडस्ट्री ओनर और आप कोई भी एक इंडस्ट्री ओन करते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस में ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कराइए, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ बच सकती है। इनफैक्ट ऑफ लाइफ नहीं, लाइफ के साथ साथ आपका बहुत समय बचेगा, आपका वैल्यू एडिशन भी होगा, आपका मनी सेव भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत सारे लोगों की लाइफ में टर्न आउट, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी को इंस्पायर करेगा ही। जी। वो हो सकता है एक इंसान 4 लोगों की ज़िंदगी बनाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिक्वेस्ट है एक फैक्ट्री ओनर्स और जो भी इंडस्ट्री ओनर्स हैं, कि ये सेमिनार्स आप रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ करते रहिए। बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पे होता रहे, तो कहीं न कहीं, क्योंकि बार-बार स्ट्राइक होगा तो कहीं न कहीं वो बचता रहेगा। 100। एग्ज़ैक्टली, राइट। तो इसी में पॉइंट में मैं आगे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कि आजकल जिम कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब अभी तो देखा जा रहा है हर चौथी, 5वीं बिल्डिंग पे जिम खुलने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इंडिया में जिम कल्चर इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसी के साथ-साथ इंजरी उतनी तेज़ी से भी ग्रो कर रही है। राइट, जो लोग अभी रिसेंटली टाइम पे मतलब कहते हैं ना जिम ज्वाइन ही कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले तो आप उनके लिए कोई क्लियर एडवाइस आप शेयर करें, क्योंकि अभी जितनी तेज़ी से आप जिम जा रहे हैं उतनी तेज़ी से इंजरीज हो जा रही है। कभी कभी उसको हैंड एंकल इंजरी भी हो जा रही है, कभी फुट इंजरी हो गई, कभी डंबल गिर गया, ऐसी इंजरीज भी बहुत सारी निकल के आ रही है। तो आप कुछ ऐसी अपनी एक्सपर्टीज से उनको बताएं कि एग्जैक्टली उनको क्या गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए, और क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो वो ना करें, जिससे कहीं ना कहीं उनको लाइफ में, मतलब लाइफ एक स्मूथली चलती रहे। बिल्कुल, जिम बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक जने के जीवन में एक समय आता है जब वो जिम जाना चाहता है। एक यंग एज में एक क्रेज़ होता है, या फिर कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाना चाहता है। सबको अपना-अपना अच्छा दिखने का देखिए सबको अधिकार सबको है। अधिकार है। तो जिम जाना बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जिम जब हम चूज़ करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत स्किल्ड हो। उस चीज़ को समझते हों। ये हम कैसे तय कर सकते हैं, इसका कोई बेंचमार्क क्राइटेरिया नहीं है, बट हम पीयर रिव्यू जिसको कहते हैं कि हम अपने, कोई गया उसने कहा नहीं वो बहुत अच्छा है, तो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो भी समय के साथ सीखते हैं, तो हमारा जिम एग्जैक्टली। ट्रेनर अच्छा हो। दूसरा, हम ओवरडू नहीं करें। जब हम पहले दिन जिम जाएंगे तो हमारी मसल्स एक लिमिटेड वेट लेने के लिए तैयार है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं जब पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन होता है जिम में, कि हम सोचते हैं कि हम आज ही हम 50 पुशअप कर लें, या आज ही हम खूब सारी बेंच प्रेस कर लें, या बहुत सारा वो कर लें, वो दैट इज़ नॉट ओके। हम्म। मसल क्या है, अगर आप मसल के स्ट्रक्चर को देखो तो बिल्कुल मतलब एक बहुत पतले जो है ना, अपना जो क्या कह सकते हैं उसको कि बहुत महीन चीज़ों से बना हुआ है, जो इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक्स हैं, एग्जैक्टली। और वो अगर उनको ज़्यादा ज़ोर से खींचो तो वो फट जाते हैं।
हाँ, हाँ, तो हाँ। मसल्स क्योंकि उसको स्क्वीज होना है, तो प्रकृति ने उसको इस तरह की रचना दी है कि वो जो है बहुत सॉफ्ट है। तो मसल की एक लिमिट है, मसल क्या अपने आप को बढ़ाती है, प्रोटीन आपको प्रोटीन खाना है और उसको धीरे धीरे उसका वेट बढ़ाना है, उसको ग्रेजुअली उसको ट्रेन करना है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हम 30 किलो के लिए कोई मसल है, 30 किलो का वजन उठाने के लिए, और हम उसको 50 किलो का दे देंगे तो वो फटेगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसी इंजरीज बहुत कॉमन है, जिम की इंजरीज, जहाँ पे हम देखते हैं खासकर शोल्डर में जो है रस्से टूट जाते हैं, या कमर में कोई हाँ, सडनली कोई चनक जिसको अपन कहते हैं, या कोई फाइबर फट गया, या कोई लिगामेंट टेयर हो गया। बैक जैसे पेन उठ जाता है फटाफट जैसे से। रनिंग लोग स्टार्ट कर देते हैं, रनिंग वो रूटीन में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ते हैं और एक दिन वो मैराथन करने चले जाते हैं, हाँ। विच इज़ नॉट ओके। तो मैं सबको यही कहूंगा कि क्रॉस ट्रेनिंग, अगर आप रनिंग भी करते हैं तो आपको ट्रेनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग, 2 दिन आप जिम करें, 2 दिन अपने घुटने की मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी मसल्स को धीरे धीरे ग्रेजुअल वे में ले जाएं, एक प्रोग्राम होना चाहिए, हर मसल को रेस्ट दें। हुँ। आज 2 दिन आपने बाइसेप्स किया, ये किया, तो अगले दिन आप लोअर लिम्ब करेंगे, और जिम, सभी जिम में ऐसे ही ऐसा ही होता होता है, है, ऐसे ही एग्ज़ैक्टली। होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओवरडू नहीं करें, आप एंथुसियास्टिक उसमें नहीं आए कि एक ही दिन में आप जुम्बा भी कर लें और एक ही दिन में आप सारी वेट भी उठा लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, जिम जाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मसल्स को अपने को बहुत स्ट्रांग दिखाना है तो वो जिम में ही पॉसिबल है। अच्छा, वॉक से या और किसी चीज से वो पॉसिबल नहीं है। ओके। आपको फिट रहना है तो योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप योग कर हाँ। सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी चीज है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर किसी को अपनी मसल्स बल्क में दिखानी है या उसको कंपटीशन में जाना है, तो डेफिनेटली जिम बहुत अच्छा है उसके लिए, बट जिम में ओवरडू नहीं करें। क्योंकि बिगिनर्स हमेशा शुरुआत में जाता है, उसको क्या लगता है कि मैं महीने भर में मेरे पास थोड़ी-सी बॉडी हो जाए। क्योंकि आज के टाइम पे लोग दिखावे की दुनिया में रहते हैं, क्योंकि वो जाम जिम भी जा रहा है तो उसके पीछे भी कुछ दिखाना चाहता होगा। तो 15 दिन में उसको थोड़ा-सा फिट होना है, फिर कहीं न कहीं उसको लगता है कि यार ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। तो लग डॉक एग्जैक्टली। ट्रेनर बोल रहा है आधा घंटा ही करना है, तो बोले नहीं मेरे पास आधा घंटा और है ना, मैं और कर लेता हूँ। तो उस और करने के चक्कर में बहुत हो जाता है। और इस डॉक्टर साहब अभी जैसे इस टाइम में देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं हार्ट इश्यूज़ भी आते हैं, जिम के टाइम पे ही। तो मतलब हालाँकि ये बात है कि आपकी स्पेशलिटी पे पार्ट नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप रेगुलर बेसिस पे इसको देखते ही हैं। इन चीज़ों को भी आप देखते हैं। तो इसमें क्या मेजरली इश्यूज़ आते हैं? जैसे हार्ट का फेलियर भी बहुत जल्दी आ जाता है। वो किसी के बस में नहीं है, बट हम अपने रूटीन चेकअप्स जरूर कराएं, हाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंदर जब प्रॉब्लम चल रही होती है तो, क्योंकि यंग लोगों को भी कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं हो सकता, और हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आप सिर्फ हार्ट की हो जाएगी तो आप जिम मत करो या ट्रेडमिल मत करो। हुँ, बट बी अवेयर अबाउट योर बॉडी, उसके हुँ, अंदर क्या चल रहा है। तो पहले हम लोग कहते थे 50-60 की उम्र में अपना रूटीन चेकअप, आज मैं कहूँगा कि अब जो चल रहा है सिचुएशन, खासकर पर्टिकुलरली कोविड के बाद, तो हम अपने 30s के बाद अपना रेगुलर चेकअप कराएं। हम अवेयर रहें अपनी बॉडी के बारे में, और हमें कोई, जैसे मैंने कहा ना कि बॉडी सिग्नल करती है, तो आपके हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पहली चीज़ क्या होगी, मान लो आज आपने 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ी, हुँ, तो हुँ। आपको लगता है पहले तो मैं बहुत आराम से चढ़ लेता था, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों अजीब हाँफने लगा। लग गया। तो ये छोटे-छोटे सिग्नल्स हैं, आप रनिंग कर रहे थे रेगुलर, लेकिन अब आपको रनिंग में एफर्ट डालना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं आपका हार्ट हाँफ रहा है। हुँ, हुँ। तो आपको वो करना चाहिए कि बेसिकली अवेयर रहो अपनी बॉडी के प्रति। बट ये हम नहीं कह सकते कि आप, जैसे अब सड़क पे निकलना है, अब सड़क पे निकलेंगे तो एक्सीडेंट होंगे ही, लेकिन हम ये नहीं एग्ज़ैक्टली, कह सकते कि आप सड़क पे ही मत निकलो। सही बात है। बट हम सड़क पे क्या करते हैं, दाएँ-बाएँ देखते हैं, इधर-उधर देखते हैं, सिग्नल पे रुकते हैं, हम अपने मिरर्स में देखते हैं, रियर व्यू मिरर देखते हैं, सब कुछ देख के, अब इतनी सारी चीज़ों को देख के फिर हम अपने सड़क पे चलते हैं। सेम सिचुएशन बॉडी के साथ है कि आप सब कुछ करिए, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो आपको यू यू हैव अ राइट टू डू एवरीथिंग, बट देन यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू बी कॉशियस। जैसे जिम में भी मशीन्स वगैरह हुँ, सही हालत में हो, उनकी ग्रीसिंग प्रॉपर हो, कोई चीज़ ब्रिक गिर नहीं जाए, कहीं से कोई तार ढीला नहीं हो, टूट नहीं जाए। बहुत पुरानी मशीन है, उसके तार धीरे-धीरे टूटने लग जाते हैं, वो गिर जाएगी एग्ज़ैक्टली। आपके। तो ये सब चीज़ें आप एंश्योर करें कि आप जिस जिम में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा-सा हम सब में एक विवेक है, हम सब में एक समझ है, तो हम ऐसा गलत-सही का अंदाज़ा हम सब समझ सब पाते हैं। समझ हमारी पाते ब्रेन हैं। में ये है कि गलत क्या है, सही क्या है, पर हम कई बार गलत को होते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, ठीक देखा है, हाँ, जाएगा, देखा जाएगा। व्हिच इज़ नॉट ओके। हाँ। आपने जैसे अभी एक बात कही कि हमें 30s में हमारा कहीं न कहीं जो क्या नाम है बॉडी हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। तो थोड़ा-सा आप बताएँगे कि बॉडी हेल्थ चेकअप कितने टाइम में कराते रहना चाहिए? जैसे मान लो आफ्टर द 30s क्या एक टाइम पीरियड होना चाहिए या एवरी ईयर पे ऐसा होना जनरली चाहिए? तो अच्छा। ईयरली है, लेकिन क्या होता है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हुँ, आपको हुँ, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे हुँ, किसी को बचपन में डायबिटीज़ हो जाता है, तो उसके लिए हुँ, चेकअप जल्दी-जल्दी कराना इम्पोर्टेंट है। किसी को ओके। थायरॉइड हो गया, हुँ, हुँ, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ओके। आपके फादर को हार्ट अटैक हुआ था, आपके दादाजी को हार्ट अटैक हुआ था, हुँ, 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 या आपके
किसी को लिवर डिजीज हुई थी या किसी को कुछ हुआ था, तो इस तरह से कई सारे फैक्टर्स के साथ ये डिसाइड होता है। हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। हुँ, पर अदरवाइज फॉर ए नॉर्मल इंडिविजुअल जिसकी फैमिली में कोई बहुत इश्यूज नहीं है या बहुत सारा उसके कोई कोमोर्बिड कुछ भी कोमोर्बिडिटीज नहीं है, तो मुझे लगता है कि ईयरली तो आजकल आजकल कंपनीज, मतलब कंपनी ने क्यों प्रोटोकॉल बनाया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्यों बनाया, क्योंकि वो एग्ज़ैक्टली, वो बहुत साइंटिफिक है कि उन्होंने ईयरली चेकअप का बनाया। आज हमारा हॉस्पिटल भी ईयरली चेकअप करता है, ओके, तो वो कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक है, तो ईयरली तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब एक और इसी कड़ी में जैसे आप हैंड एंड फुट की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं हमारे फुटवियर्स पे। तो क्योंकि ये सवाल किसी का है कि फुटवियर को लोग आजकल ना फैशन और कंफर्ट की तरफ देखते हैं। मेज मोर ओवर फैशन की तरफ ज़्यादा सही लोगों का बात है। झुकाव है, राइट? तो इसमें आप क्योंकि आप जो देखते हैं वो मेडिकल पर्सपेक्टिव से जी देखते हैं। जी। तो एक अच्छे शू की 3 इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए बेसिकली वो जानना चाहूँगा? और ऐसा फुटवियर टाइप है जो आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए वो कहीं न कहीं हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, जी। ऐसा कुछ? तो फुटवियर में जब अपन फुटवियर खरीदते हैं तो हम सब कुछ चीज़ें तो हम जानते हैं कि हमारा जैसे अंगूठा टच नहीं होना चाहिए। हुँ, अगर हुँ, अंगूठा आगे टच हो रहा है तो इसका मतलब वो फुटवियर हमारे लिए टाइट है या सही नहीं है। हमारा हुँ, फुट ईज़िली चला जाए। टो बॉक्स बोलते हैं जिसको, अपने जो आगे का हिस्सा होता है इसको टो बॉक्स बोलते हैं, जहाँ अपने टोज़ रहते हैं। वो टो बॉक्स आपका हर एक का अलग-अलग है, किसी का मोटा है क्योंकि आपने 9 नंबर साइज़ डिसाइड कर लिया, लेकिन आपका टो बॉक्स हो सकता है 9 नंबर जैसा नहीं हो। नहीं हो। तो जनरली जो फुटवियर बेचने वाले हैं वो क्या करते हैं, आपकी लेंथ को नाप लेते हैं और टो बॉक्स को नहीं नापते हैं। तो जब हुँ, आप टो बॉक्स आपका जाए वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपकी हील की कुशनिंग अच्छी होनी चाहिए। हुँ, हुँ, तो हील में एक सॉफ्ट कुशन होना चाहिए हर शू में। हुँ, 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 वो फ़ोम नहीं हो, उसकी बजाय कुछ रबरी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे आजकल बड़े अच्छे ब्रांड्स के आते हैं। और दूसरा क्या है, राइट और लेफ्ट शू डिफरेंट होता है। तो ये एग्ज़ैक्टली। भी साइंस है। तो जो अच्छी कंपनियाँ होंगी, जो बहुत रिसर्च करके शूज़ बना रही हैं, वो ये साइंटिफिक इसको एस्पेक्ट को ध्यान में रखती हैं। लेकिन ब्रांड्स को ऐसा कंट्रोल नहीं है। आप आज सस्ते भी बहुत अच्छे लोग बनाते हैं, सेल में से ले लीजिए, किसी में लीजिए, लेकिन साइंटिफिक शू लेने की कोशिश कीजिए कि आपका शू, पहली चीज़ है कि आप अपन चल के क्यों देखते हैं उसमें? हाँ, हम उसको चल के देखते हैं इसीलिए चल के ज़रूर देखें, दोनों शू पहने, चल के देखें, और टो बॉक्स अच्छा होना चाहिए, आपका अंगूठा आगे टच नहीं हो, आपकी कुशनिंग अच्छी हो। और जो सोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अगर सोल स्लिपरी हुआ, जैसे कि हमारी चप्पल्स होती है, कई बार हमारे बाथरूम स्लीपर्स हैं, सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़ है वो। मतलब उसको तो वो बरसों के साथ पानी के साथ घिस जाते हैं और हम उनको कभी चेंज नहीं करते। हाँ, क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं है, कहीं दिखाना नहीं है। लेकिन वो गिरने का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो बुजुर्ग लोग गिरते हैं वो उसी के कारण गिरते हैं। हुँ, तो शू वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो है, अगर आपको वहाँ कोई चुभ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपका पैर दर्द कर रहा है, तो आपके पूरे जीवन पे इफ़ेक्ट डालता है। आप हुँ, अपने हुँ। काम से परेशान होते हो, आप चलने में परेशान होते हो, आप अपनी रनिंग नहीं कर पाते, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उनका क्या करें जो फ़ैशन में पागल हैं? क्योंकि लोग तो फैशन करिए, बट देन फ़ैशन इट के इज़ चक्कर में टेम्परेरी। क्योंकि जैसे फ़ैशन के चक्कर में तो क्या होता है कि भई दिख रहा है ना, चुभ रहा है कोई बात नहीं, आधा घंटा ही तो पहनना है, 1 घंटा ही तो पहनना है। उस 1 घंटे के चक्कर में फिर वो जो प्रॉब्लम हो गई ना वो नहीं झेली जाती। वो सही है, अगर फैशन है बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कहूँगा कोई मॉडलिंग कर रहा है या कोई बॉलीवुड स्टार है या हाँ, किसी को एक एक पर्टिकुलर इवेंट में जाके कहीं कुछ प्रेजेंटेशन देना है, दैट्स ओके। कई इंस्टीट्यूट्स में या कई ऑफिसेज में लिमिटेशंस होती हैं गर्ल्स के लिए, खासकर कि भाई आपको एक पर्टिकुलर शू वेयर ही पहनना है, जिसमें वो हुँ, बेलीज होती हैं और उनके टो बॉक्स टाइट होते हैं। तो अपने ओनर से बात करें, अपने एम्प्लॉयर से बात करें कि भाई ये इट इज़ नॉट राइट, डॉक्टर इज़ नॉट एडवाइजिंग मी टू वेयर दिस, सो देन वी कैन चेंज फुटवेयर फॉर एवरीबडी। तो हम एग्ज़ैक्टली। छोटे छोटे चेंजेस करके कर सकते हैं। कई जगह रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, लेकिन ठीक है, अगर आपका टेम्परेरी वर्क है, आपको बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, तो इट्स ओके। बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि महिलाएं जो घर में रहती हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उनका 70 to 80% टाइम घर में निकलता है एग्ज़ैक्टली। और वो वहाँ पे शू वेयर नहीं पहनती हैं, कोई हुँ, चप्पल नहीं पहनती, कुछ नहीं करती। उनको पहनना चाहिए, भले आप अपने मंदिर की अलग रखो, आप अपनी किचन की अलग रखो, लेकिन आपको शू वेयर, कुशनिंग वाला शू वेयर होना चाहिए, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो। आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा लेना है? तो आपका रबर जैसा होना चाहिए फील। कई लोग क्या करते हैं, फोम लगा देते हैं और नीचे लकड़ी होती है, तो फिर वो हाँ, वापस हार्ड हो जाता है। तो आपका जो अच्छी ब्रांडेड कंपनी का है या कोई सा भी है, पर आपके रबरी फील आना चाहिए उसमें, एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। जब आप हील रखें तो ऐसा लगना चाहिए हाँ अभी भी मेरा एंड पॉइंट नहीं आया है। और हमेशा व्हेनेवर योर फीट आर ऑन फ्लोर, यू शुड वियर शू वेयर। ये प्लांटर फेशियाइटिस करके एक जो बीमारी होती है, वो हम शायद आगे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन वो
इसी चीज़ का इसी को जन्म देती है। ये जो शू वेयर है वो महिलाओं में बहुत कॉमन है और वो इसी प्लांटर fasciitis को जन्म देती है वो। और बहुत महिलाएँ ही बहुत परेशान रहती हैं उससे। एग्जैक्टली बहुत जी, मतलब इम्पोर्टेंट इंसाइट आपने यहाँ पे जी। दिया कि कहीं ना कहीं फीमेल हमेशा इस चीज़ से परेशान है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें सुबह उठते टाइम उनके पाँव में जलन और ये फिर वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को एग्ज़ैक्टली। फेस भी करती है। तो हम कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टर्स भी कई बार हम सजेस्ट करते हैं तो हमें उन्हें स्पेसिफिकली नहीं बताते कि आपको घर में भी पहनना है। हम्म। हम कहते हैं कि आप शू वियर अब वो क्या करेंगी 20% ही बाहर जाएँगी, तो वो सोचेंगे अच्छा शू वियर तो मुझे बाहर पहनना है। हाँ हाँ। तो घर में फिर तो ये हमें स्पेसिफिकली हम लोग बताते हैं कि आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है वो इट इज़ योर होम एंड इन किचन दे स्टैंड फॉर आवर्स टुगेदर। एग्जैक्टली। कई घंटों खड़ी रहती हैं, खाना बनाती हैं। अपने सारे किचन आजकल स्टैंडिंग हो गए। सही बात है। कोई 1% किचन होंगे जो बैठ के बनाते होंगे। तो देन इट इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू वियर शू वियर। आप बिल्कुल धुला हुआ वहीं का रखो, क्योंकि एक एक स्टिग्मा है कि भई मेरे को हाँ। गोबर लग गया या कुछ लग गया, आप बाहर मत ले जाओ उसको। आप उस जी। शू वियर को रोज़ धो, रोज़ पहनो, किचन में पहनो, मंदिर में पहनो, आपकी जहाँ इच्छा हो पहनो, बट शू वियर इज़ इम्पोर्टेंट। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक आजकल एक और पॉइंट है जो एंकल स्प्रेन जो कहते हैं ना कि टखने की जो मौज आ जाती है आजकल लोग, तो इसको लोग बहुत कॉमन इंजरी के रूप में देखते हैं और कई बार लोग इसको ना इग्नोर भी कर देते हैं। मोर ओवर तो यही होता है कि चलो ठीक है, रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, इसको कहीं ना कहीं इग्नोर ही मार दिया जाता है। लेकिन क्या जो पुराना एंकल स्प्रेन है वो आगे जाके फ्यूचर में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंकल स्प्रेन क्या है बेसिकली? एंकल एक ऐसा जोड़ है जो बहुत मोबाइल है। बहुत हम्म। ज़्यादा हम लोग रनिंग करते हैं तो एंकल पे करते हैं बहुत, और उसको इस तरह से बनाया गया है कि उसके आसपास लिगामेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। मैंने जैसे बताया लिगामेंट्स की क्या होते हैं, वो बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और हमारा एंकल जो है वो यू शेप में है, ऐसे है हमारा एंकल यू में। हम्म। तो वो एक अलग तरह का जॉइंट बनाता है जो और जॉइंट्स में नहीं है ऐसा। तो एंकल में क्या होता है कि लिगामेंट्स जैसे ही ट्विस्ट होते हैं, लिगामेंट टूटने का बहुत डर रहता है। अब लिगामेंट क्या है? एक मोटा रस्से या पट्टा मान लो आप, जैसे कि हम सबने आटा चक्की में वो एक बेल्ट देखी होगी, हाँ, वो जो घूमता रहता है। ऐसा होता है लिगामेंट। अब उस बेल्ट में आप सोचिए कि वो बेल्ट चल रही है और उसमें से कोई 30% जो है उसके फाइबर्स टूट गए। तो हाँ हम हाँ। क्या करेंगे? उस बेल्ट को चेंज करना चाहिए। चेंज करेंगे। वहां तो हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। बाद में आता है, विच इज लेटर। वो तो हमें सर्जरी में जाना सही पड़ेगा, बात लेकिन है। अब हमें क्या करना है? बॉडी ने क्या करा है? द मिनट इंजरी हैपेंस, बॉडी का ये सूजन क्या होता है? सूजन बेसिकली इट इज ऑल रिसोर्सेज टू हील अप। तो ओके। ब्रेन कहता है कि देर इज अ प्रॉब्लम, यू ऑल गो देयर। तो वो ओके। रिसोर्सेज भेजता है सूजन के रूप में रिपेयर करने के लिए। तो ओके। द मिनट इंजरी हैपेंस, अपनी बॉडी लग जाती काम पे कि उसको ठीक करना है। लेकिन एंकल में क्या है कि एंकल एक बहुत मोबाइल जॉइंट है। अगर हाँ। हम चलते रहेंगे तो वो लिगामेंट हिलता रहेगा, और वो जो रिपेयरिंग का ग्लू है, हम्म। उसको एक साधारण भाषा में हम ग्लू समझ लेते हैं कि भाई ग्लू के रूप में कोई चीज़ आ रही है, वो चिपकाने के लिए आ रही है, लेकिन हम उसको हिला रहे हैं। तो कैसे हम किसी चीज़ को घर में भी चिपकाते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए उसको, छोड़ देते हैं। तो उस सिचुएशन में प्लास्टर लगना बहुत ज़रूरी है। ओके। एंकल, मोस्ट ऑफ द एंकल स्प्रेन्स में हम लोग 7 से 10 दिन 15 दिन का प्लास्टर लगाना चाहिए। तो वो जो ओके। थोड़ा सा पार्ट फटा है, हील तो उसको बॉडी करेगी, हम उसको पट्टा बदलने वाले नहीं हैं, हम उसको अंदर जाके कोई उसमें कुछ लगाने वाले नहीं हैं, बॉडी कर रही है उसको। लेकिन बॉडी को एक टाइम दें कि हम उसको शांति से रखें, और प्लास्टर उसको वो रेस्ट देता है। तो एंकल स्प्रेन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अर्ली इसको पहचानें। कोई एमआरआई की ज़रूरत नहीं, कोई डायग्नोसिस की, मतलब कोई हमें अलग से कोई गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल ये करें कि अगर हमें लग रहा है, डॉक्टर कहता है, हम 2-3 दिन में, मैंने वही हम्म। क्राइटेरिया है कि 2-3 दिन में अगर आप ठीक हो जाते हो तो इट्स ओके, इट वाज़ अ हम्म। वेरी माइनर थिंग। सही बात है। बट अगर वो परसिस्ट कर रहा है, तो देन यू हैव टू सही गेट बात इट है। डन। और डॉक्टर साहब इसी का प्रिवेंशन कुछ आप बताना चाहेंगे जो डेली हैबिट्स में अगर कोई डेली हैबिट्स के फॉर्मेशन में इसको कर ले? ऑब्वियसली हम लोग शॉर्टकट्स लेते हैं ना, जंप कर लिया कहीं से, हम हाँ। सड़क पे गड्ढा दिखा तो हम साइड से जाने के बजाय हम जंप कर जाते हैं। हाँ। सीढ़ी, हम बहुत तेजी में हैं तो सीढ़ी हम जो दो चार कूद है जाते हैं एक स्किप साथ। करते हैं, हाँ। या हम किसी ऐसी जगह से कूद जाते हैं जहां हम हमें लगता है, या हम कहीं एक्सकर्जन के लिए गए, कहीं ट्रैकिंग के लिए गए, तो वहाँ हम थोड़ा सा पत्थरों को नहीं देखते, कई बार हम तेजी से किसी चीज़ के ऊपर कर जाते हैं, या हमारी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हम पैर हमारा पड़ गया और ट्विस्ट हो गया। हम्म। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अगर मतलब हमें अपने चलते वक्त हमें इन सब चीज़ों का शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। ये हमेशा इंजरीज शॉर्टकट्स में होती है। जब भी हम एग्जैक्टली। किसी चीज़ को शॉर्टकट करना चाहते हैं, इंजरीज डू हैपन। एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहब जैसे आपने भी बताया कि जैसे आपने पहले डिस्कस भी किया था बच्चों को लेके, तो कहीं ना कहीं जो उनकी उंगली जो डोर में आ जाती है वो तो बेसिकली एक बहुत कॉमन हाउस होल्ड इंजरी हो ही गई है करंटली टाइम में। और ये बेसिकली गाँव में ज़्यादा देखी जा रही है करंटली लेवल पे। तो
जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो पेरेंट्स सबसे पहले पैनिक हो जाता है, जी, क्योंकि सबसे मतलब कहते हैं ना कि उसका दिल का टुकड़ा है वो, और उसको वो पेन होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पेन हो जाता है और अनशियस हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट 60 सेकंड में क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने चाहिए, क्या एग्जैक्टली उसको करना चाहिए, और ऐसी कौन सी गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए जिससे इंजरी जो है वो वर्स ना हो उसकी, वो जी। क्या करना चाहिए? तो उस सिचुएशन में आपको जैसे सबसे पहली जो पैनिक सिचुएशन होती है, ब्लड देख के हम लोग सब डर जाते हैं। एग्जैक्टली वो तो हाँ, है तो ही। ब्लड देखेंगे तो हम उसको कोशिश करें कि हमारे पास हो सकता है हमारे पास कोई गॉज़ नहीं हो, हमारे पास कॉटन नहीं हो। हम्म, तो हम क्या करें, एक रुमाल है उसको बहते हुए अपना जो रूटीन वाटर होता है उसमें अच्छे से करके और उसको थोड़ी देर के लिए उसको दबा लें। अच्छा। रुमाल को गीला करके उसको दबा लें। अगर वो उँगली कटी नहीं है पूरी तो। अगर कोई उँगली पूरी कट गई है तो उस टुकड़े को सँभाल लें। उसको भी एक बार तो रूटीन वाटर में वॉश कर लें और उसको हम एक खाली पॉली बैग में रख के, और अगर हम अभी कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप उसको फ्रिज के दरवाजे में भी रख सकते हो। हम ओके। उसका टेम्परेचर हमें 4 से 8 डिग्री चाहिए होता है। हम उसको वापस जोड़ने के लिए वो ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ गर्म रहती है तो उसमें जो जोड़ने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। लेकिन फ्रीज़र में नहीं रखें। अच्छा, फ्रीज़र फ्रिज इज़ में नॉट रखें। अलाउड। फ्रिज के दरवाजे में रखें, जहाँ कम ठंडक होती है। दरवाज़ा क्यों कह रहे हैं? पीछे रख देंगे तो वहाँ भी ठंडक ज़्यादा हाँ, होती हाँ, है। हाँ। तो फ्रिज के दरवाजे में एक पॉली बैग में, घबराएँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उँगली कट गई तो फ्रिज में कुछ सब्जियाँ खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको एक पॉली बैग में कवर किया तो उससे कोई अंदर इन्फेक्शन फैलने वाला कुछ नहीं। कई बार लोग सोचते हैं माँस का टुकड़ा है, क्यों फ्रिज एग्जैक्टली, में कोई रखें? इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने 1.5 दिन के बाद भी केस किया है, 36 आवर्स के बाद भी किया है, जब किसी ने समझदारी करते हुए उँगली को फ्रिज में रख दिया और वो 1.5 दिन बाद उनको मेरी अवेयरनेस हुई कि ये जोड़ सकते हैं इसको। तो जो फिंगर टिप से उँगली कट जाती है उसको फेंके नहीं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग उसको वहीं छोड़ आते हैं कि साहब वो तो कट गई थी, वो तो वो तो कट गई खराब हो थी, गई हाँ, थी, खराब हो गई वो है। तो घास में गिर गई थी, वो तो मिक्सर में, कई बार लेडी मिक्सर इंजरीज होती हैं, मिक्सर में छोड़ देते हैं लोग। हुँ। मैंने कई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जो लोगों को वापस भेजा और उन उँगलियों को वापस मंगाया। क्योंकि जो ओरिजिनल टिश्यू है, अगर वो हमारे पास रहता है तो हम उससे कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार उसको छोड़ दिया, तो फिर कहीं न कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उँगलियों को, कोई भी ऐसे टिश्यूज़ हो, कभी छोड़ के नहीं आएँ। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना यूज़ लेते हैं, नहीं लेते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, वो हम डिसाइड करेंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे। तो दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि फिंगर को और आराम से दबाएँ, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी ब्लड है उसको 5 मिनट लगते हैं रुकने में, एंड 5 अच्छा, मिनट एक बहुत लंबा समय है। सही बात है। कहने को 5 मिनट है लेकिन समय बहुत लंबा है, तो हम में इतना धैर्य नहीं होता। हम क्या करते हैं, उसको उठा के फिर से देखने की कोशिश करते आगे हैं। रुका कि नहीं जैसे ही रुका? आप देखोगे वो ज़ीरो हो गया, फिर से 5 मिनट चाहिए उसको। अच्छा, बॉडी के ऐसे बढ़िया मैकेनिज़्म है कि वो 5 मिनट में कोई भी ब्लीडिंग को रोक देता है। ओनली थिंग इज़ टिल दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई अ लिटिल प्रेशर विथ सम सलाइन, सम वाटर, ताकि वो ओके, सॉफ्ट रहे और आप एक हल्का-सा, होता है ना, अपन जैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं? हम हाँ, उसका हाथ भींचते नहीं हैं। हम हाँ, एक बहुत जेंटल सॉफ्टली प्रेशर, हैंडल लेते हैं। हाँ, बहुत सॉफ्ट भी नहीं, लेकिन हाँ, एक जेंटल, एग्ज़ैक्टली, जेंटल तो प्रेशर होता है। जेंटल प्रेशर जैसा देते हैं वैसे ही हम दबाव बना के रखें तो सा एवरी ब्लीड, हमारे भाषा में कहते हैं कि एवरी ब्लीडिंग इवेंचुअली स्टॉप्स। ओके, तो इसलिए क्या है कि ब्लीडिंग से डरे नहीं, पर 5 मिनट का सस्टेन्ड प्रेशर बना के रखें। दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पैनिक नहीं करना है। ब्लड देख के लोग पैनिक हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मदर्स बेहोश हो जाती है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी नेचुरल, बट देन हाँ। यू शुडन्ट पैनिक। डॉक्टर साहब, एक और इंजरी या एक और बीमारी जो हमेशा चलती रहती है, जो लोग आप क्योंकि आप तो इसमें हमेशा रहते हैं, दैट इज़ प्लांटर fasciitis। तो इसमें जब सुबह उठता है आदमी तो उसका फर्स्ट स्टेप लेना बहुत थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, उसको बहुत पेन होता है उसमें एग्ज़ैक्टली। फर्स्ट पेन में। तो और आजकल अर्बन लाइफ़स्टाइल को अगर देखते बात बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो क्या मेजॉरिटी केसेज़ ऐसे हैं जिनको बिना सर्जरी के क्या इनको मैनेज किया जा सकता है? और अगर जो पेशेंट 2-3 साल से पेन सफ़र कर रहा है, या उसने फिज़ियोथेरेपी करा लिया, या उसने कहीं न कहीं इंजेक्शंस ले लिए और वो सब कुछ ये ट्राई कर चुका है आपके पास, तो उसके लिए आपका क्या ट्रीटमेंट अप्रोच रहता है? ये प्लांटर फेशियाटिस, देखिए इसमें बहुत रेयरली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती अच्छा, है। मतलब इट इज़ अ ऐसा कुछ। सिंपल प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है कि हम, जैसे हम कहीं चल रहे हैं, हम लोग कहीं घूमने गए, कहीं पत्थर, शार्प पत्थर था, या कहीं पाइप पे अपना पैर थोड़ी देर रह गया, या महिलाएँ जो लगातार खड़ी रहती हैं, तो उनकी एड़ी की जो झिल्ली होती है, हुँ, हुँ। एड़ी जो अपना फुट है, इसमें बहुत सारी मांसपेशियाँ हैं। हुँ, हुँ, हुँ। 4 लेयर मांसपेशियों की रहती है और अपना वज़न सारा का सारा फुट पे आ रहा है। तो प्रकृति ने उनको बचाने के लिए एक बुकरम, जिसको अपन कहते हैं आम भाषा में बुकरम जैसा एक पट्टा दिया है, ओके, जिसको बोलते हैं प्लांटर फेशिया। हमारी ओके, भाषा में टेक्निकल टर्म है प्लांटर फेशिया। ये आप ये समझिए कि एक मोटा पट्टा है,
वो एड़ी से लेके और आगे टोज़ पे जुड़ा रहता है। तो वो पट्टा एक स्ट्रेच चीज़ है, जो अपनी मसल्स को नीचे के दबाव से खराब होने से बचाता है। ओके। तो उस पट्टे में क्या होता है कि वो एड़ी पे लगातार खड़े हुए उस पट्टे में सूजन आ जाता है, इसलिए प्लांटर फेशिया से वो हो जाता है प्लांटर फेशियाइटिस। आइटिस ओके। मतलब इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फ्लेमेशन। सूजन आना। तो प्लांटर फेशिया में प्लांटर फेशियाइटिस हो गया। अब हमें क्या करना है, उसको रेस्ट देना है। लेकिन अब जब हम रोज चलेंगे, रोज खड़े होंगे तो उसको रेस्ट मिलेगा नहीं। दूसरा क्या होता है, रात को जब अपन सोते हैं तो वो अपना जो प्लांटर फेशिया है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। और ओके। फर्स्ट स्टेप इज द वर्स्ट स्टेप। ऐसे पेशेंट में हम हमारी भाषा में कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज द वर्स्ट स्टेप। यानी कि जब पहला पैर रखोगे तो आप क्या करोगे, एकदम से उस प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करोगे। हाँ। तो स्ट्रेच होते ही वो और इरिटेट हो जाता है कि वो जबरदस्त पेन, क्योंकि रात में सोए तो अपना दर्द एकदम खत्म हो गया। हुँ, हुँ। सुबह उठते ही आपने उसको इरिटेट कर दिया और वो एकदम फिर से बहुत जबरदस्त दर्द करेगा। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप 5-10 बार अपने पंजे को पहले उतरने से पहले, पलंग से नीचे आने के पहले उसको स्ट्रेच कर लें। तो ओके। इससे वो प्लांटर फेशिया थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है और फिर जब आप पैर रखेंगे तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर इसमें वही शू वियर इम्पोर्टेंट है, शू वियर सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको रेस्ट देना है। अब रेस्ट कैसे देंगे? आप या तो खड़े मत होइए ज़्यादा देर, अपना मोड ऑफ वर्किंग चेंज कर लीजिए, हुँ। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी कर लीजिए, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। जैसे कि आप ऊँचे स्टूल पे रोटी बना लीजिए, हुँ, हुँ, हुँ। या आप 10 मिनट के बाद 2 रोटी बनाई, 3 रोटी के बाद ब्रेक लेके वापस अपने चेयर पे बैठ गए थोड़ी देर। या तो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी करिए, दूसरा अपना शू वेयर कुशनिंग हो जाएगी तो उससे भी उसको रेस्ट मिलेगा। कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ऑयल्स वगैरह होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, अगर जल्दी रिकवरी चाहिए आपको तो। ओके। पर ये क्या है, एक साइकिल बन जाती है। जब ये होता है तो आपको वो किसी को लगता है तो मेरे को बरसों में ही नहीं हुआ, मैं तो खड़ी तो कितने 20 साल साल से से हो खड़े रही हूँ। हाँ। बट एक 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 इनिशिएटिंग होती है, कोई ना कोई चीज़ से वो चालू होता है और फिर वो क्या है कि वो साइकिल चलती रहती है, विशियस सही साइकिल है बात है। वो, इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। सही तो बात है। आपको उस साइकिल को ब्रेक करना है, फिर वापस आप नॉर्मल हो जाओगे। ओके। तो इट इज़ नॉट बिग डील एंड यू सर्जरी इज़ ओनली रिक्वायर्ड जहाँ पे हमारे एक नीचे स्पर होता है कैल्किनियम में। हुँ, हुँ। वो एक रूटीन स्पर सब में होता है। कई बार लोग कह देते हैं आपके स्पर हो गया, नहीं है। वो सबके होता है फ्लैट सा, लेकिन वो कई बार एकदम पॉइंटेड नुकीली कील जैसा बन जाता है। उस हाँ। सिचुएशन में कभी-कभी हमें जब रेजिस्टेंट केस होता है, हम सब कुछ कर चुके हैं, स्टिल वी विल ट्राई फॉर 6 मंथ्स, शू वेयर, ये हमारी जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये सब हम करते हैं। उसके बावजूद अगर नहीं होता तो कभी-कभी सर्जरी बहुत, इट्स वेरी, वेरी रेयर। ओके। दैट्स ग्रेट। एंड डॉक्टर साहब एक और सवाल जो कहीं न कहीं प्रेग्नेंट मदर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सवाल जब आया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं दिमाग में हिला देती है लोगों को। क्योंकि जब प्रेग्नेंट मदर को जब अल्ट्रासाउंड होता है और वहाँ पे डॉक्टर उसको बताता है कि आपके ये जो बेबी है वो क्लब फुट है उसके, या हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही वहाँ पे बताई जाती है। तो नॉर्मल जो नेचुरल फैमिलीज़ होती है कहीं न कहीं ऑन्शियस हो जाती है, परेशान हो जाती है, चिंतित हो ही जाती है। तो आप उन पेरेंट्स को क्या रीअश्योर करना चाहेंगे? और आज के मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा करंटली जो चल रहा है, उसके हिसाब से क्लब फुट कितना ट्रीटेबल है? और सही ट्रीटमेंट के बाद बच्चे की लाइफ़ कैसी हो सकती है? जी, अल्ट्रासाउंड आजकल बहुत बहुत एडवांस हो गया है और इतनी हाँ। इतनी सोफिस्टिकेटेड और इतनी सेंसिटिव मशीन्स आ गई हैं, स्पेसिफिक मशीन्स आ गई हैं कि वो हमें सब कुछ बता देती हैं। पूरी बॉडी हुँ, का एक स्ट्रक्चर बना के बता देती है। तो ऑब्वियसली अपने को उसकी कुछ डिफ़ॉर्मिटी, अगर बच्चे में कोई डिफ़ॉर्मिटी आ रही तो वो भी पता लगी। हुँ, और हुँ। डॉक्टर का फर्ज बनता है, वो अगर उसको लीगली ही इज़ बाउंड टू टेल द पेशेंट और द पेरेंट्स और द इन-लॉज़ और द ग्रैंड-पेरेंट्स। क्योंकि वो नहीं बताया और बाद में उनको पता लगे तो कि साहब आप हमने हमको बताया नहीं। तो हम हुँ, डराना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको अवेयर करें कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है। पैदा होने के बाद दिखने वाली है। हुँ, तो आजकल जो एक स्कैन होता है कुछ महीनों बाद, 7-8 महीने पे एक स्कैन होता है, 3D स्कैन होता है, वो सब किया जाता है इन सब चीज़ों को देखने का, एनोमलीज़ जिसको कहते एनोमली हैं, स्कैन जिसको एनोमलीज़ स्कैन जिसको कहते हैं, उसको देखने के लिए। लेकिन घबराएँ नहीं, जैसे क्लब फुट आपने मेंशन किया। क्लब फुट एक ऐसी बीमारी है जो ऑब्वियसली आ गई है, प्रकृति ने कुछ चेंज आपकी बॉडी में बच्चे की कर दिया है, लेकिन क्लब फुट का ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है ओके, दैट्स और ग्रेट। बहुत ईज़ी, नो सर्जरी। अगर आप 4, 5, 6, 7 डेज़ से अगर उसको ट्रीट करते हैं, बच्चे के पैदा होने से, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक बहुत सिंपल प्लास्टर टेक्नीक से मतलब जिसको, विदाउट सर्जरी इट्स अ जी, ट्रीटेबल। हम ओके। पॉन्सेटी टेक्निक जिसको बोलते हैं, पॉन्सेटी टेक्निक से बहुत, मतलब एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे जिन्होंने पॉन्सेटी थे, उन्होंने इसको वो किया और ये टेक्निक हमारे लिए मतलब रिमार्केबल, इसने चेंज कर दिया क्लब फुट में। ओके। तो क्लब फुट ट्रीटेबल है प्लास्टर से। प्लास्टर 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 4 या 5 प्लास्टर लगते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के लिए एक फिक्स प्लास्टर लगता है और उसके बाद बच्चे को शूज़ दिए जाते हैं। ये प्रोग्राम करीब 4-5 साल चलता है।
उसके बाद बच्चा एकदम नॉर्मल अपना पैर, हमारा एम क्या है, उस पैर को अच्छे से ज़मीन पे रखे, दौड़े, भागे, ये सब करे, और वही हम अचीव करते हैं। डॉक्टर साहब जैसे मैंने टेक्निकल यूज़ किया क्लब फुट, मैं थोड़ा सा आम लोगों के लिए बताना चाहूँगा, या उसको आप थोड़ा सा और डिटेल बताएं एग्जैक्टली व्हाट इज़ क्लब फुट, क्योंकि आम लोगों को वो पता भी नहीं है, क्योंकि ये तो वो उस पे पेरेंट को पता है, इसके डॉक्टर ने उसको बता दिया कि क्लब जी, फुट है साहब, जी, जी। फिर वो बता भी देता है कि ये प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि एग्जैक्टली क्लब फुट होता क्या है, कि क्लब किसी को भी हो तो वो आप उस आपकी अवेयरनेस से उसको कहीं ना कहीं वो हेल्प जी, आउट हो जाए। क्लब का मतलब बेसिकली कोई भी चीज़, क्लब का मतलब कोई भी ऐसी घूमी हुई। तो जो गोल्फ का क्लब होता है, जैसे गोल्फ में क्लब्स होते हैं, जो डंडे, जो बल्ले जो होते हैं क्लब होता मारने है, के, उनको हाँ। क्लब बोला जाता है। तो उसका शेप ऐसा होता है कि वो यहाँ से हम्म। घुमा होता है, ऐसे ही अपना पैर आता है। ओके। तो इट इट इज़ ट्विस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लब। तो उसका नाम एक रॉ भाषा में क्लब फुट है। ओके। वैसे हमारा जो है उसको सीटीईवी बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल टेलीपेज इक्वाइनो वायरस। ये 4 डिफ़ॉर्मिटी, 3 डिफ़ॉर्मिटी, 4 डिफ़ॉर्मिटी से बना हुआ है, तो उनको एक पूरा नाम है उसका। ओके। लेकिन एक आम भाषा में हम बोलेंगे क्लब जैसा दिखता है, तो क्लब फुट हो गया। हम्म। तो बच्चे के दोनों पैर ऐसे मुड़े हुए आएँगे या एक पैर मुड़ा हुआ आएगा। तो उसको हम डायग्नोज़ करते हैं कि ये क्लब फुट है, बट उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं। ज़रूरी नहीं कि हर टेढ़ा पैर, कई बार क्या होता है, माँ के पेट में बच्चे का दबाव बना रहता है, तो उससे भी उसके कुछ टेढ़ा लगने लग जाता है पैर। लेकिन वो 4-6 दिन बाद ठीक हो नॉर्मल हो जाता है। जाता है। तो ये जो है, हमें डिटरमाइन करना, इसको इसको पता लगाना कि क्या है, वो हमारा काम है। कि ये हम्म। क्लब फुट है, क्लब फुट के कुछ क्राइटेरिया हैं, उसको हम्म। क्लब फुट कहने के लिए। तो हम वो क्राइटेरिया देखेंगे, तब हम कहेंगे कि ये क्लब फुट है। नहीं तो मरीज़ पैनिक हो जाते हैं। तो सोनोग्राफी में भी पैनिक नहीं हो सकता है आपके बच्चे को जस्ट सिर्फ़ एक प्रेशर की वज़ह से कुछ हो रहा हो, जो कि इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। तो हम्म। डॉक्टर को दिखाएँ, आप पहले बता सकते हैं, डॉक्टर को एडवांस में बता दें कि हमारे सोनोग्राफी में ऐसा आया, और अब जब जैसे ही बच्चा पैदा होगा हम आपसे कंसल्ट करेंगे। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, ओके। बट डोंट पैनिक। कोई भी हम्म। डिफ़ॉर्मिटी हो, देखिए हमको कोई राइट नहीं दिया भगवान ने, मैं शायद थोड़ा ब्रीच कर रहा हूँ इस चीज़ में, अध्यात्म में, लेकिन हमें कोई राइट नहीं दिया किसी किसी जीव को करने का। सही तो बात। जो भी बच्चे के जो भी डिफ़ॉर्मिटी आती है, लेट हिम कम टू, लेट हिम और हर कम टू लाइफ, एग्जैक्टली। एंड देन विल सी। मतलब हमारे पास बहुत सारे, अब तो इतनी एडवांस हो गई है, मैंने बताया ना कि अंगूठा लटका हुआ आया, हम उँगली से अंगूठा बना देते हैं। सही बात है। हम चिपकी हुई उँगलियों को सही कर देते हैं, हमारा हाथ टेढ़ा है उसको सीधा कर देते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, हैंड ट्रांसप्लांट होने लग गया। तो ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट द बेबी कम टू लाइफ, लेट देम सेटल डाउन फॉर 6-7 डेज़, देन यू कंसल्ट योर डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब जितना अभी तक आपको बताया, आपने जितना आप समझाया, तो इतना समझ में आ रहा है कि आपकी स्पेशलिटी कोई चमत्कार से कम नहीं है। मतलब ये कोई चमत्कार ही है, जो लोग कहते नहीं है कि यार ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जन्म जाता है, अब उसको हम यूँ ही बोलते हैं यार जन्म जाता है, भगवान का शायद यही दिया हुआ होगा, हम उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन आप उस चीज़ में आके उसको कहीं न कहीं एक नॉर्मल लाइफ़ दे पा रहे हो। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, नो डाउटली एक साइंस का एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पार्ट है। बट कहीं न कहीं उसमें एक आपका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि कोई तो आके ये बात बोले, कि जैसे कि आप कहते थे हमेशा, अगर कोई आके ये बात बोलते कि यार ठीक है हम हैं, तुम करो, या हम सपोर्ट कर देंगे, हम चीज़ें ठीक कर, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है और वहाँ से वो आगे निकल जाता है उसी पार्ट में। एंड डॉक्टर साहब इसी कड़ी में आज एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो कहीं न कहीं इनसाइट मुझे मिला था, दैट इज़ डायबिटिक फुट। ये भी कहीं न कहीं बहुत है, क्योंकि इंडिया में डायबिटिक पेशेंट बहुत कॉमन है, और डायबिटिक फुट एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन के रूप में आज बनता जा रहा है। तो आप डायबिटिक पेशेंट और उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए वो इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन्स बताइए, जिससे कहीं न कहीं उनके पाँव में वो साइन या वो सिम्पटम्स अगर दिखे, तो वो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्या क्योर। हो रहा है? एग्ज़ैक्टली। तो डायबिटिक्स में मैं ये कहूँगा कि पहली चीज़ तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या वो है, तो आप अपने खान-पान का ध्यान रखें। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सब जगह नुकसान करती है। चीनी है, चीनी पहुँच के हर जगह खराब करती है। आपकी आइज़ हो, आपके किडनीज़ हों, आपका सारा सिस्टम गड़बड़ करती है। तो डायबिटीज़ हुँ। नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो गई, तो फिर हम उसको कंट्रोल में रखें। पहला चीज़ तो हम अपना जो भी टेस्ट वगैरह हैं, जो भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं या जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मिलें। फिर भी अगर हमें लगता है कि हमारे पैर में कोई प्रॉब्लम आ रही, तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है फुट केयर। मैं हर मरीज़ को ये कहता हूँ कि अपने पैर के पंजे को रोज़ एक बार अच्छे से देखो। ओके। आपकी बॉडी, मैंने बार-बार मैं कह रहा हूँ कि वो सिग्नल्स साइंस देती देती है। है, हम उस हाँ। सिग्नल को इग्नोर करते हैं, तो क्या होगा, मैं सबको कहता हूँ, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके जो थोड़ी-सी प्रॉब्लम लेके आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि एक शीशा अपने बाथरूम के बाहर या अपनी जो अपन चेंजिंग रूम होता है, जहाँ भी होता है अपनी, उसमें एक शीशा लगाइए ज़मीन पे, और उसमें हुँ। अपने पंजे को अच्छे से देखिए। क्योंकि कई बार हम घुमा के
मोटापा होता है, डायबिटीज़ के साथ कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने पंजे को घुमा के नहीं देख सकते। हुँ, एक फिट आदमी तो देख सकता है, लेकिन कई बार एक मोटा आदमी नहीं देख सकता, हुँ, हुँ, या हुँ। ओबेसिटी है या एज है, वो अपने पैर को नहीं घुमा पाता। तो एक शीशा रखिए, और अगर आपको लगता है कहीं भी हल्की सी रेडनेस है, अच्छा। कहीं भी कुछ ऐसा एब्नॉर्मल है जो दूसरे पैर, दोनों पैरों को कंपेयर करिए, अगर आपको हुँ, लग रहा हुँ, है कि कोई ऐसी चीज़ है, तो उसको इग्नोर नहीं करें। दूसरी चीज़, पेन तो है ही। अगर हुँ, आपको पेन हो रहा है, डेफिनिटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। दूसरा, आपके जो कोई कट लग जाता है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करें, इग्नोर नहीं करें कि यार कट लग गया, भर जाएगा अपने आप। अगर वो बढ़ गया, तो नासूर बन के और आपके पैर को, हमें अनफॉर्चुनेटली कई बार पैर काटने पड़ते हैं, जो कि वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक बार आपकी टिश्यूज़ अगर ख़राब हो जाती, सड़ जाती, तो उनको वापस से नॉर्मल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, रादर राइट। देन आप बाद में उसके लिए चेतें। और कई बार हम अपनी शुगर में इग्नोर करते रहते हैं कि ठीक है, ये तो देखा जाएगा, पैर में तो सबके ही होता है। हाँ। ऐसा नहीं है, पैर, हाथ, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचर ने जो भी दिया है, वो एक ही बार आपको मिला है। सही बात है। हम कितना भी, हम साइंस बढ़ जाए, कितनी भी हम एडवांस हो जाएँ, लेकिन हम नेचर को कभी चैलेंज नहीं कर पाएँगे। सही बात है। तो जो नेचर ने दिया है, वो एक एक बहुत नायाब चीज़ है, और नेचर को कभी चैलेंज नहीं करें। नेचर ने जो दिया है, उसको सँभाल के रखें। सही बात है, हमारी उसकी बॉडी में केयर करें। सारे सिस्टम्स हैं, बैकअप्स हैं, लेकिन हमारे पास बैकअप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम कोशिश करें। बॉडी बहुत कोशिश करती है बैकअप्स देने की, हर एक चीज़ का बैकअप है बॉडी में। हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी हम उसको फ़ेल करते रहते हैं, और फ़ेल करते रहते हैं, फिर एक एक समय पे बॉडी कहती है कि ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी कर लो अब। तो कर लो जो तो करना वो है फिर ठीक अब, नहीं फिर है। मैं करूँगी जो हाँ, होगा। डन। एंड डॉक्टर साहब एक पॉइंट और हमेशा एक आ रहा है कि जो मैं बात कह रहा था, आपने भी एक पॉइंट भी रखा कि जैसे बच्चों की वो उँगली वाला पार्ट, इसी में थोड़ा-सा मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूँ कि जैसे फार्म फैक्ट्री या रोड एक्सीडेंट कभी हो जाता है, तो कहीं न कहीं हाथ और पाँव में क्रश इंजरी हो जाती है, राइट? तो बेसिकली होता ये है कि उसको हॉस्पिटल कई बार 1-2 घंटा उससे बहुत दूर है। तो इस टाइम में जो पेशेंट्स के साथ जो मौजूद लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल। फर्स्ट एड किट के लेवल पे कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, वो हमें आप थोड़ा-सा बताएँ? और वो कौन सी मिस्टेक्स है जो लोग पैनिक में कर देते हैं, जिससे लिम्ब सेव करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो अफेक्ट हो वो जाती है? फैक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो, अगर कोई शरीर से बिल्कुल अलग हो गया भाग, हुँ, तो मैंने बताया कि उसको एक बार पानी से धो लें। ओके, क्योंकि खेत में कई बार मिट्टी लग जाती जैसे है। हम लोग अभी, जैसे गेहूँ कटता है, ज्वार कटता है, तो कई बार हमें ज्वार की बालियाँ, कचरा, मिट्टी, कई बार मोटरसाइकिल इंजरी हुई तो ग्रीस, तो एक बार उसको अच्छे से वॉश कर लें, तो कि मोटे-मोटे तौर पे आपने उसको काफ़ी चीज़ें कम कर दी, गंदगी कम कर दी, इन्फेक्शन हुँ, के चांसेस कम कर दिए। हुँ, उस पार्ट को एक खाली थैली में रख के, और फिर उसको एक आइस बॉक्स में बर्फ में रख के ला सकते हैं। डायरेक्ट आइस पे नहीं रखना है, अच्छा, उसको लाना। दूसरा, जो शरीर से जुड़ा हुआ भाग, जहाँ से कटा हुआ है, जहाँ ब्लीड कर रहा है, उस जगह पे उसको भी पानी से वॉश करके, और उसमें जैसे रुमाल, आपके पास कोई बैंडेज अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई क्लिनिक नहीं है, तो क्लिनिक है जब, तो वेट टिश्यू लगा सकते हैं, उस पे एक कम हल्का कंप्रेशन बाँध सकते हैं। जो सबसे बड़ी गलती इवन हमारे डॉक्टर कलीग्स या जो हमारे नर्सिंग कलीग्स हैं, वो करते हैं कि हम वो ब्लीड करते हुए दिखती है। इवन मैंने अभी कल ही एक केस किया, तो उन्होंने उन उसकी जो आर्टरी कट गई थी, यहाँ से जो हुँ, मेन हुँ, धमनी होती है, वो कट गई थी। तो उन्होंने उसके दोनों एंड को अच्छे से मोटे से उस धागे से बाँध दिया। मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो आर्टरी छोटी हो गई, और उसको लेंथ को मेंटेन करना, फिर हमें ग्राफ्ट करना पड़ता है, जो कि एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन है। अच्छा, तो किसी मैंने कहा ना, इवेंचुअली ऑल ब्लीडिंग स्टॉप्स। तो विदिन आप अ 5 5 मिनट्स। मिनट धैर्य के साथ प्रेशर बना के रखें। प्रेशर बना लें, नहीं तो अपने अंगूठे से दबा लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। डायरेक्ट दबा लें, जहाँ आपको लग रहा है यहाँ ज़ोर से आ रहा है, वहाँ ज़ोर से अंगूठा रख दें, कुछ नहीं होने वाला है। और बॉडी की हीलिंग इतनी अच्छी है, मैं कहता हूँ नेचर ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि 5 मिनट में वो उसको बंद कर देती है। ओके, तो अपनी बॉडी का जो सिस्टम है, वो को 5 मिनट इसलिए दिया गया कि अगर 5 मिनट ही होता, कम टाइम होता, तो अपने हर जगह ब्लड रुक जाता, जो कि सही नहीं, बात है, सही नहीं है। सही नहीं है। तो 5 मिनट का समय बॉडी ने इसलिए दिया कि अगर कुछ और है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। तो 5 मिनट में रिसोर्सेज़ आते हैं, और वो उसको बंद कर देते हैं। वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बनना भी अपने आप में एक शरीर की प्रक्रिया है, ब्लड को रोकने की। हुँ, हम कहते हैं क्लॉट बन गया, लेकिन क्लॉट एक इंजरी के बाद बनता है। एग्ज़ैक्टली। तो क्लॉट बनना कई बार घातक भी हो जाता है, लेकिन है उस सेव करने के लिए। तो उस क्लॉट बनने के समय को 5 से 6 मिनट अपने को वेट करना चाहिए, धैर्य हुँ, रखना चाहिए, हुँ, पैनिक नहीं करें। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको कुछ खाने-पीने के लिए नहीं दें, क्योंकि अब हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई ऑपरेशन ज़रूर होगा अगर कट गया है तो। सही बात है। भले ही वो टाँके लगाने का हो, भले ही वो अंदर कुछ मेजर रिपेयर करने का हो, भले ही हड्डी को जोड़ने का हो, तो उसको खाने-पीने के लिए नहीं दें। हुँ, और आस-पास की जो भी क्लिनिक वगैरह हो, वहाँ से कोई ना कोई आईवी फ्लूइड
चला रहे हैं, तो उससे क्या है अपने शरीर की पूर्ति हो सकती है। उसमें ये देखें कि भाई ओके। डायबिटिक है तो फ्लूइड उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा। और जो जिस हॉस्पिटल में अपने को जाना है वहाँ पे पहले इन्फॉर्म कर दें कि ऐसी सिचुएशन बन गई है। फ़ोटोग्राफ्स आजकल व्हाट्सऐप बहुत ईज़ी हो गया। जी, हम जी। लोग 70 टू 80% पेशेंट के हमें पहले से एडवांस में फ़ोटोग्राफ्स मिल जाते हैं और हम 80-90% असेस कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या तैयारी रखनी है। सही बात है। हम लोग ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं आजकल, जब पूरा हाथ कटा हुआ होता है तो हम एक ग्रीन कॉरिडोर बना देते हैं, मरीज के चलने से लेके हमारे हॉस्पिटल के ओटी में जाने तक। दैट्स ग्रेट। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मान लो कटा हुआ भाग है, हाँ, हाँ। तो मरीज आएगा, मरीज तो इन्वेस्टिगेट होगा, लेकिन हम कटे हुए भाग को लेके एक हमारी टीम का मेंबर जाके ओटी में उसको काम चालू कर देता है। तो टाइम ओके। सेव होता है। तो ये ग्रीन कॉरिडोर उसमें हेल्प करता है। जब तक मरीज, और इन्वेस्टिगेशन भी हम इतनी तैयार रखते हैं कि फटाफट हम लोग 15 से 20 मिनट में सारी इन्वेस्टिगेशन करके मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक बहुत क्वेश्चन आता है कि साहब कितनी देर, हुँ, हुँ, कटा हुआ हुँ। भाग कितनी देर में जुड़ जाएगा? तो मैं ये कहूँगा कि जैसे शोल्डर से आप फिंगर्स की तरफ चलेंगे तो शोल्डर में टाइम बहुत कम है। जितनी मांसपेशियाँ होंगी, उतना ही लाइफ को रिस्क रहता है वापस से जोड़ने में। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। मांसपेशियाँ कुछ ऐसी चीज़ बना देती हैं कटने के बाद कि वो शरीर में जाएगा तो नुकसान करेगा, किडनी शट डाउन कर देगा, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो इसको बोलते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। तो शोल्डर में जैसे हम मान लें कि यहाँ अगर कटा है तो उसमें हमारे पास टोटल 4 घंटे हैं कटने से लेके और खून का दौरा जुड़ने तक। यानी कि उसमें आप निकल भी गए, हॉस्पिटल भी पहुँच गए और आपका ऑपरेशन भी चालू हो गया और आपकी खून की नली जुड़ गई। ये इतना सा समय आपके पास है। जैसे-जैसे आप नीचे जाएँगे, जैसे बच्चों में यहाँ 10 घंटे में भी किए हुए हैं हमने। अच्छा। और उँगली को हम 17-18 घंटे में, मैंने 1.5 दिन भी किया हुआ है, लेकिन मैं 1.5 दिन कहूँगा नहीं क्योंकि वो एक रेयर सिचुएशन थी। पर हम 16, 17, 18 घंटे में उँगली को जोड़ सकते हैं। हुँ, हुँ। जितनी, क्योंकि यहाँ आके मांसपेशियाँ खत्म हो जाती हैं। हुँ, यहाँ हुँ। सिर्फ़ टेंडन्स और वो हैं। तो जितनी मसल्स होंगी उतनी रिपरफ्यूजन, और हम क्योंकि लाइफ़ का रिस्क नहीं ले सकते। सही हाथ बात तो है। कट गया लेकिन अब मरीज़ को हम लाइफ़ के रिस्क में नहीं डाल सकते। सही बात है। हमने तो ठीक है, अगर हमने 18 घंटे बाद जोड़ने की कोशिश की यहाँ से हाथ को, हो सकता है वो जुड़ जाए, ब्लड तो चालू हो जाए, लेकिन ब्लड के साथ जो गंदगी जाएगी वो शरीर को कहीं न शट कहीं डाउन कर डैमेज सकती कर है और सकती है। लाइफ में रिस्क हो सकती है। इसको रीपरफ्यूजन इंजरी को बहुत ध्यान में रखना होता है। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, वेट रखें टिश्यू को, ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने बताया बर्फ़ के उसमें करें, और पैनिक नहीं करें क्योंकि पैनिक से बॉडी में बहुत सारी चीज़ें और जनरेट होती है और वो हुँ। इंजरी को और ख़राब करती हैं। सही बात है। तो लेकिन डॉक्टर पैनिक साहब नहीं करें। इस टाइम पे लोग पैनिक हो ही जाते हैं। अमूमन बेसिस पे आम जनता को देखो जैसे खून दिखता है तो पैनिक में चला जाता है। जैसे आपने कहा कि उसको कहीं न कहीं एक जैसे आइस बॉक्स में उसको रख के लेके जाएँ या फिर कुछ भी। क्योंकि सम ऑफ द टाइम होता है कि जैसे गाँव वाले एरिया में ट्रैवल कर रहा है तो आइस बॉक्स वाली सुविधा भी नहीं हो पाती है। उस केस में क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो आइस बॉक्स भी नहीं मिला उसको। आइस बॉक्स भी नहीं मिला तो उसको पानी पानी में रख सकते हैं, अच्छा पानी में ठंडा रख पानी सकते मिल जाए। ठंडे पानी में आजकल रख ऐसा बहुत कम होता है कि कहीं न कहीं कोई बर्फ़ किसी न किसी रेस्टोरेंट में कहीं न कहीं मिल ही जाती है। मतलब नहीं तो बर्फ़ एक में रख दें ठंडी उसको। बॉटल ही ले लें, ठंडी बॉटल को उसके पास में लगा दें, कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा ना दीपक जी कि जो है हमारे हम क्या करें, हम कैसे पहुँचे, क्या करें? तो कहीं न कहीं जो है सब रिसोर्सेज़ होते हैं, पैनिक नहीं करें। हुँ। मैं आपको एक सिंपल सी बताऊँगा कि आपके क्रेडिट कार्ड से मान लो पैसा फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो अब गया। आप उसके लिए रोते-बैठते तो नहीं रहोगे ना। सही बात है। आप क्या करोगे? यू हैव टू गो टू योर बैंक एग्ज़ैक्टली। एज़ सून एज़ पॉसिबल। आप कार्ड ब्लॉक करोगे, आप बैंक में जाओगे, आप अथॉरिटी से बात करोगे, करोगे ना हुँ, आप? एग्ज़ैक्टली, आपके 2 करोड़ रुपए चले गए, 2 लाख रुपए चले गए, 2 रुपए भी चले गए, मैं तो कह रहा हूँ, आपने अर्न किया है, इट इज़ योर राइट। एग्ज़ैक्टली। आपको सबको बुरा लगता है, 2 रुपए जाए या 2 करोड़ जाए या 2 लाख जाए। तो हम क्या करेंगे? हम अथॉरिटी से बात करेंगे, हम हुँ, कोशिश करेंगे कि वो और ज़्यादा लंबा एग्रीवेट नहीं हो। एग्रीवेट ना हो और खराब नहीं हो। ठीक है, हमें पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा वो सेम सिचुएशन यहाँ पे। एक सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा कि लिम्स के साथ भी है। हुँ, तो अगर कट ही गए आप तो, इंजरी तो हो ही गई है। अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। वी कांट जस्ट सिट देयर एंड जस्ट क्राई। एग्ज़ैक्टली, तो हमें एक्ट करना है, और हम जितना हम फ्रॉड के बाद भी पैनिक करेंगे तो हम इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, हो सकता है बैंक पहुँचते-पहुँचते गाड़ी 2 टक्कर हो जाए। सही बात है। इसमें भी ऐसे ही होता है, एम्बुलेंस तेज़ चलाएगा, वो करेगा, ठीक है, उसको फ्लूइड चालू करिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, जितना कोशिश करिए जल्दी पहुँचने की, लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि हम किसी और प्रॉब्लम में पड़ जाएँ। प्रॉब्लम में पड़ जाए। तो व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डॉक्टर साहब एक और जो डेंजर पॉइंट एक निकल के आता है वो आता है आर्कलीज टेंडन जो कहीं न कहीं जो आर्कलीज टेंडन रप्चर जो होता है, वो बहुत सारा आजकल देखा जा रहा है कि एक्टिव और फिट लोगों में भी मतलब अमूमन हो जाता है, राइट?
तो एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट पे भी आप ये कुछ मेडिसिन जो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो सर्टेन एंटीबायोटिक्स हो गए जो टेंडन हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं, तो इस रिस्क को आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? एंड द सेकंड वन थिंग इज कि किसी पेशेंट को अगर ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब हो गई हो तो उन्हें अपने डॉक्टर से क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, वो भी थोड़ा सा बताएं आप एक बार। जी। तो इसमें टेंडो एक्जिलिस या एचिलिस टेंडन जो होता है अपने हील का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंडन होता है जो अपने पंजे को नीचे की तरफ ले जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हाँ। जब अपना पंजा नीचे आता है तो हम पुश ऑफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो ये टेंडन जब काम करेगा तभी हम ढंग से चल पाएंगे, नहीं तो अपना पंजा लटका लटका चलेगा। तो फील टेंडो रहेगा। एक्जिलिस रप्चर कब होता है? या तो स्पोर्ट्स में होता है हम्म। कि स्पोर्ट्स आपका सडन कोई झटका लगा, आप कहीं से कूदे या फुटबॉल या कुछ खेलते वक्त सडनली कुछ हो गया, या कोई हाइट से आप कूद गए और एकदम झटका लग गया, या आपका पैर कहीं अटक गया, आप किसी दिशा में जाना चाह रहा था पैर और उसको दूसरी दिशा में खींच लिया, तो एचिलिस टेंडन टूट जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में सबसे ज्यादा कब टूटता है? जब इसमें हमारा ही कोई कलीग या कोई जो नीम हकीम इसमें इंजेक्शन लगा देता है। अच्छा। अभी अपन हम लोगों ने बात करी प्लांटर फेशियाइटिस की, तो हाँ। प्लांटर फेशियाइटिस समझ के लोग सोचते हैं इसमें स्टीरॉयड लगा दें। जो आप कहना चाह रहे हैं दवाई, वो बेसिकली स्टीरॉयड है। तो अच्छा। स्टीरॉयड का काम है कुछ ऐसी जगह लगना, वो कभी भी मांसपेशी या टेंडन में नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको सोचते हैं कि स्टीरॉयड एक बार को दर्द तो कम कर देगा, लेकिन वो उसको कमजोर बना देगा। अगर स्टीरॉयड हम्म। अगर ने अपने टेंडो एक्जिलिस में चला गया तो उसको कमजोर बना देगा और इवेंचुअली एक दिन कोई सडन झटके से, जरा से झटके से वो टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो अगर आपको कोई स्टीरॉयड इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो ये आप क्वेश्चन पूछें कि भाई ये कोई टेंडन में या उसमें तो नहीं लग रहा है। अच्छा। स्टीरॉयड हमेशा फ्री स्पेस में जाता है। जहाँ भी ओके। सूजन होती है उसके आसपास जो फ्री स्पेस होती है उसमें जाता है, ओके। बजाय कि वो किसी टेंडन में या किसी स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहिए। ओके। स्टीरॉयड वहाँ पड़ा रहता है और वो क्या करता है, वहीं एक्ट करके सूजन को कम करता है। ओके। लेकिन अगर वो किसी टेंडन में जाएगा तो वो सूजन को कम करने के अलावा भी उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसके सब्सटेंस को नुकसान पहुंचाएगा, वो कमजोर हो जाएगा और वो टूट जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अपने देश में जो मैक्सिमम केसेस आते हैं वो स्टीरॉयड इंड्यूस्ड टेंडोएक्युलिस रप्चर के आते हैं। मतलब ओके। स्टीरॉयड लगाने के बाद टेंडिकुलस रप्चर हो जाता है, और वो होता काफी समय बाद है, तो मरीज को समझ में नहीं आता कि किस गलती से हुआ हाँ, है। हुआ क्यों था, ये क्या रीज़न था इसके वो पीछे? कहता है साहब मैं तो चल रहा था अच्छा भला, सडनली खेत में मेरा पैर एकदम हो गया और टूट गया, और मेरे तो अब लचक, अच्छा एकदम से पता नहीं चलता, हाँ। तो कुछ दिनों बाद लगता है कि मेरा पैर तो लचक खा रहा है, हाँ। घिसट के चलना पड़ रहा है मुझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन लगाते वक्त हम लोग ये जरूर ध्यान रखें कि हमारा इंजेक्शन, स्टीरॉयड इंजेक्शन खासकर लोकल, उनका और कोई नुकसान नहीं है। हुँ। काफ़ी हम लोग लगाते हैं, लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि इट शुड गो इन अ फ्री स्पेस रादर देन गोइंग हुँ। इनटू सम स्ट्रक्चर। दैट्स ग्रेट। क्योंकि डॉक्टर साहब ये जो चीज़ आप शेयर कर रहे हो ना, तो मुझे जितना समझ पा रहा है या मैं जितना नॉलेज ले पा रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली कल को कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो पहले कहीं न कहीं वो पाने वाले पॉइंट वो नहीं होंगे। तो मैं बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी डॉक्टर साहब गाइड कर रहे हैं, उसको कहीं न कहीं अपने तक ही सीमित ना रखें, इनको लोगों तक भी शेयर करें। क्योंकि एग्जैक्टली। आज आप नहीं, कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अगर ये बात वहाँ तक पहुँचती है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी की मदद यहाँ से हो सकती है। और जो आपका और हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों तक पहुँचे और लोगों की मदद के लिए पहुँचे। और एक और चीज़ है कि कहीं न कहीं अभी जो कहते हैं ना कि अगर किसी जो बच्चा है बचपन में जो हो जाता है, अगर किसी बच्चे को हाथ या पाँव में बर्थ डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है या फैमिली जिससे कहीं न कहीं एक, जैसे मैंने कहा था कि वो कहते हैं ना भगवान के दिया हुआ है सब, इसमें तो ऊपर वाले की देन है, इसको ट्रीटमेंट नहीं कराते। तो आप इन फैमिलीज़ को क्या गाइड करना चाहोगे? पहली बात तो ये, क्योंकि ये फैमिली को अवेयर करने वाला पॉइंट है। और दूसरी बात है कि अर्ली कंसल्टेशंस और टाइमली ट्रीटमेंट से बच्चे की लाइफ में कितना डिफरेंस आ सकता है? बिल्कुल। तो हमारा वही स्लोगन है इसमें, कैच देम यंग। कैच देम यंग क्यों? क्योंकि टिश्यू अडेप्टेशन, जैसे हमने पहले भी बात करी, कि बहुत अर्ली एज में टिश्यू अडेप्ट हो जाती है और एकदम नॉर्मल चीज़ हो जाती है। हुँ। डिफॉर्मिटी तो मैं नहीं बोलूँगा, आजकल हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिफरेंसेस, है ओके। ना? क्योंकि डिफॉर्मिटी एक हीन भावना पैदा करती है, और डिफॉर्मिटी जैसा कोई चीज़ है नहीं। सही बात। हर इंडिविजुअल को प्रकृति ने बनाया है, और प्रकृति ने कुछ सोच के बनाया है। उसको अगर कुछ कम दिया है तो उसको कुछ न कुछ अलग जगह दूसरे फॉर्म में कई गुना ज़्यादा देगा। ज़्यादा मैं देगा, सबको यही कहता हूँ कि अगर आपके पास इधर से कुछ कम आया तो उधर से कई गुना ज़्यादा ज़्यादा आएगा। आया होगा। तो कॉन्जेनाइटल डिफरेंसेस में हमें डेफिनेटली स्पेशलिस्ट को के पास जाना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश क्या होता है कि कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस, जो पेरिफेरी में जो स्पेशलिस्ट हैं या पेरिफेरी में जो मेडिकल वर्कर्स हैं या जो जो भी हैं, उनको भी अवेयरनेस नहीं होती है, और वो कह देते हैं कि बच्चे को बड़ा होने दो।
हाँ। 6 साल का होने दो, 7 साल का, एक अलग सा क्राइटेरिया है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मैंने बताया क्लब फुट को 7वें दिन, चौथे, 5वें, 7वें दिन से प्लास्टर लगना चाहिए। कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनको 6 महीने से होना चाहिए। हम ये देखते हैं जनरली कोई हमें अगर ऑपरेशन में जाना है तो हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो कम से कम इस धरती पे थोड़ा स्टेबल हो जाए। हुँ। 6 महीने का हो जाए। 6 महीने का बच्चा थोड़ा बैठने लग जाता है, थोड़ा प्रकृति के साथ एडजस्ट हो जाता है। हुँ, हुँ। 6 महीने से लेके 3 साल की एक एज होती है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें हो जानी चाहिए। ओके। हम परेशानी क्या आती है कि जब वो 18 साल का होएगा उसको आर्मी में जाना है लड़के को या हाँ। लड़की की शादी होनी है। 2 बहुत कॉमन रीज़न है जब लोग हमारे पास आते हैं डिफ़ॉर्मिटी लेके। और ओके। अनफॉर्च्यूनेटली हम उस सिचुएशन में जब वो इतनी ख़राब हो चुकी है थी कि हम कई बार हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है। हम कहते थे या तो इसको काट के हटा लो या इसको जैसा है वैसा चलने दो। जब इतना साल आपने चला लिया तो अभी भी चलने दो। सही लेकिन बात उनको है। वहाँ फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं आर्मी में नहीं जा सकता हूँ। मेरी हुँ। शादी में हो सकता है मुझे कोई रिजेक्ट कर दे। एक सही बात है। रिजेक्शन का डर हम सबको रहता है। तो कैच देम यंग। आपको लग रहा है मैंने बताया बॉडी में कुछ भी एब्नॉर्मल है, यू हैव टू कंसल्ट। सही और बात है। इनमें क्या होता है हमारे पास समय होता है। अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएँ। सही बात है। और समय होता है, अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आप पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन 6 महीने से 3 साल की उम्र में इन सब चीज़ों को एड्रेस होना ही चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। डॉक्टर साहब, अब इसी में थोड़ा-सा एक पार्ट और ये कि आपने करियर में बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे देखे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया है, क्योंकि लगभग-लगभग ढाई दशक का आपका एक एक्सपीरियंस है। तो कोई पेशेंट या कोई केस ऐसा आपको याद है जिसने आपको कहीं न कहीं इमोशनली टच किया हो? या फिर कुछ ऐसा सिखाया हो जो कहीं न कहीं मेडिकल बुक्स में भी ना हो? और अगर मतलब, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको भी लगता है कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था और एकदम से आपने उस लाइफ उससे सीखा। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा पॉइंट शेयर करना चाहें? डेफ़िनेटली मेरी स्पेशलिटी में तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं। जैसे कि मैंने पहली बार जब अंगूठा नहीं था और उँगली से अंगूठा बनाया तो मुझे भी पता नहीं था कि हाउ इट विल वर्क। लेकिन जब उस बच्ची ने 3 महीने के बाद मेरे सामने वीडियो बना के मुझे दिया और उसने सब चीज़ें उठा के उससे किया, तो वो अपना फ़ंक्शन नॉर्मल कर पा रही थी बिल्कुल। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे भी पता नहीं था कि इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा। हुँ। सिमिलरली एक बच्ची का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि उसके 2 अंगूठे थे। हुँ, हुँ। प्रॉब्लम क्या थी, पेरेंट्स को लगता था कि ये लकी है। तो पेरेंट्स उसको कुछ एक्ट नहीं कर रहे थे। उनको पता है एब्नॉर्मैलिटी है, बट उन्होंने कहा कि उनको कहीं न कहीं ये अवधारणा थी कि भई ये लकी होता है। दूसरा, हम सर्जरी से डरते हैं सभी लोग, तो हम टालना चाहते सही हैं। बात है। लेकिन उस बच्ची की प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल में उसको सब चिढ़ाते थे, हीन भावना उसको होती थी। हुँ। उसको बुली किया जाता था, व्हिच इज़ प्रॉब्लमैटिक। अब 8 साल की बच्ची को ना वो पेरेंट्स को एक्सप्रेस कर पा रही है और वो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पा रही है। वन फाइन डे कोई किसी समझदार आदमी ने उनको कहा कि भई आप किसी हैंड सर्जन को दिखा लो, तो दे केम टू मी एंड आई सजेस्टेड सर्जरी। मैंने कहा एक अंगूठा आसानी से निकल सकता है और एक अंगूठा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 अंगूठे होते हैं तो उसमें से जो कम डोमिनेंट होता है उसको हटा देते हैं और दूसरे को सारी चीज़ें उस अंगूठे की उस पे रिस्टोर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अंगूठा सिंपल काट दिया। अच्छा। प्रकृति क्या करती है, जब 2 देती है तो दोनों में चीज़ों को डिवाइड कर देती है। तो हुँ, हमें वो सारी चीज़ें इससे उठा के इस पे डालनी पड़ती हैं। हुँ, हुँ। तो मैंने उस बच्ची को ऑपरेट किया और आप देखिए कि वो 1.5 महीने बाद वो बच्ची एक बहुत सुंदर सा कार्ड मेरे अभी भी मेरे क्लिनिक में लगा हुआ है। हाँ। वो कार्ड लेके आती है और वो कहती है कि आई एम रियली रियली हैप्पी। अब मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। जो ना पेरेंट्स समझ पा रहे थे, ना कोई और समझ पाता। वो बच्ची के अंदर की भावना थी और वो अंदर की भावना से शी केम विद अ कार्ड कि आई रियली वांट टू थैंक यू। तो ये बहुत टचिंग मोमेंट्स होते हैं। जब हमें बच्चे कई की उँगली कट गई, मेरे पास कार्ड बहुत सारे हैं, मैं वही कहने ऐसे वाला था बच्चों कि के। ऐसे कार्ड्स मैंने भी आपके केबिन्स में बहुत सारे देखे। जी, और मैंने देखा है लोगों की कहीं न कहीं आपको कार्ड्स गिफ्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ कि आप बहुत इमोशनल है इस पॉइंट पे। तो वो कार्ड गिफ्ट करते हैं, तो मेरे को लगता है कि ऐसा मोमेंट पे आपको कहीं न कहीं फ़ील होता होगा एग्ज़ैक्टली, यार मैंने जो किया शायद वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल वर्क है। एग्ज़ैक्टली। तो वो एक आपका फीलिंग रहता होगा और मैंने वो देखा आपको बच्चों ने कार्ड दिए, मतलब जिस बच्चे को कुछ नहीं उसने अपने हाथ से बना के दिया, चाहे कैसा ही बना के आता होगा, वो एक इमोशनल आप है, तो मैं वो चाहूँगा वो इमोशनल थोड़ा-सा अगर आप शेयर कर पाएँ तो? बिल्कुल, उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है और ख़ासकर बच्चे मतलब तरह-तरह से एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि वो बच्चे हाँ, हैं। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कि वो अपना दिमाग लगाएँ कि हम ऐसे, वो या अपना जो प्योर जो हार्ट उनके है। दिमाग हाँ, में आता है वो कर लेते हैं। तो कई बच्चे मुझे इवन प्लास्टर्स गिफ्ट करके गए कि अच्छा। प्लास्टर पे उन्होंने उस पे किसी ने स्पाइडरमैन बना लिया,
मैं उनको सबको कहता हूँ, क्योंकि बच्चों को एंगेज करना पड़ता है। तो हाँ, बच्चों को उस चीज़ के प्रति, उसको प्लास्टर अजीब लगेगा, तो वो घर जाके नाराज़ होएगा कि मेरे को प्लास्टर नहीं चाहिए। तो मैं उसको वहाँ एंगेज करता हूँ कि तुम जाना इस पे, मुझे एक अच्छी पेंटिंग बना के और फिर दिखाना। तो बच्चा उससे, उसको लगता है कि मुझे प्लास्टर रखना भी है और मुझे अंकल को दिखाना भी है। तो वो बना के लाते हैं, फिर हम उनको काट के हम कहते हैं कि हम इनको सँभाल के रखेंगे, हम आपके कार्ड्स को सँभाल के रखेंगे, हम छोटे-छोटे गिफ्ट्स भी उनको देते हैं। बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है। मेरे पास बच्चे सही बहुत बात है। आते हैं, कॉन्जेनिटल एनोमलीज़ लेके आते हैं, उँगली कट के आते हैं, फ्रैक्चर्स के साथ आते हैं, तो हमें उनको, बच्चों को क्या है कि उनको मोटिवेट करना पड़ता है। प्रैक्टिकल है। तो वो बहुत अच्छा हमें लगता है जब बच्चे इस तरह से रिएक्ट करते हैं, और हमें हमें एक एप्रिसिएशन, मतलब जो जेन्युइन एप्रिसिएशन है, बाकी सब में तो हो सकता है एग्ज़ैक्टली, थोड़ा-थोड़ा मिक्सिंग स्वार्थ ऑफ हो या हाँ, थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं बनावट हो, लेकिन बच्चा एकदम रॉ होता है। प्योर तो सोल वो है। प्योर जो इमोशन है, वो हमें कहीं न कहीं बहुत अफ़ेक्ट करता है, हाँ, उसमें भी हम भी इमोशनल हो जाते हैं। कहीं न कहीं आपको आगे वो ड्राइव करने में बहुत हेल्प करता होगा। एग्ज़ैक्टली, अगर हमने किसी का पेन कम कर दिया, किसी बच्चे की डिफ़ॉर्मिटी कम कर दी, उसकी हीन भावना को कम कर दिया, उसकी बुलिंग को कम कर दिया, वो उसके करियर में बहुत हेल्प करता है। आगे एग्ज़ैक्टली, उसका करियर को जो शेप देगा, वो अगर हीन भावना यहाँ कम हो गई, तो आगे वो एक कॉन्फिडेंट सिटीज़न बनेगा, और एक कॉन्फिडेंट सिटीज़न देश के लिए बहुत अच्छा होता है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। एंड डॉक्टर साहब ये पॉडकास्ट अलग-अलग कॉर्नर में अब पहुँचने वाला है और कोई रूरल एरिया में इसको देखने वाला है, कोई सिटी में होगा, कोई पेरेंट होंगे या कोई डायबिटिक पेशेंट होगा, कोई वर्कर भी हो सकता है और कोई ऐसे लोग भी पेशेंट्स होंगे जो कहीं न कहीं अपने पेन को इग्नोर कर रहे हैं, राइट? आप उन व्यूअर्स को क्या डायरेक्टली मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहूँगा, बार-बार यही कह रहा हूँ कि बॉडी अगर कुछ भी बता रही है आपको, किसी भी फॉर्म में बता रही है, तो डोंट इग्नोर इट। आपको चोट लगी है, डरिए मत। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबका सॉल्यूशन है, और नेचर कहीं न कहीं आपको बता के ये चाहती है कि आप उस सॉल्यूशन को लें। हुँ, कुछ समय आप नेचर को दें, हो सकता है नेचर बहुत सारी चीज़ों को खुद ही ठीक कर देती है। उसके अपने सिस्टम्स हैं, कुछ अपने दादी के नुस्खे भी अपन आज़मा सकते हैं, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ये पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम है और कहीं न कहीं हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों को अफ़ेक्ट कर रही है, या हमारे दिखने के अंदाज़ को अफ़ेक्ट कर रही है, या हमारे हम अपनी एक्टिविटीज़ में कहीं न कहीं कम हो रहे हैं, या हमारा परफ़ॉर्मेंस कम हो रहा है, तो हम डेफ़िनेटली जो है डॉक्टर से मिलें। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनको डराएँगे या कुछ करेंगे, वो हम हमेशा सर्जरी है, कुछ भी है, उनके ऊपर छोड़ते हैं। हम लेट देम डिसाइड। मैं कभी फ़ोर्स करके, आई नेवर डू सर्जरीज़ बाय फ़ोर्स, कि ये हुँ, तो आपको बस ऐसा हो गया और अब आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ये बिगड़ जाएगा। हम उनको कहते हैं ये प्रॉब्लम है, मेरे विवेक के हिसाब से ये सॉल्यूशन है। हो सकता है मेरे से कोई बड़ा एक्सपीरियंस डॉक्टर उनको कुछ और ऐसा सिंपल सॉल्यूशन दे दे, व्हिच इज़ पॉसिबल। हम प्रैक्टिकल सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। आज आप सही भी बात है, काम करते हैं, कोई भी एक इंजीनियर भी है, कोई गाड़ी मैकेनिक है, हो सकता है उसका विवेक कह रहा है, उसका एक्सपीरियंस है। सही बात है, और डॉक्टरी में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। आज मैं 24 साल के बाद भी मैं कहता हूँ कि मैं आई एम जस्ट हाफ वे, यू आर और या हाफ वे भी मुझे पता नहीं, देयर इज़ नथिंग टू मेजर। ये एक एग्ज़ैक्टली। मेरा असम्पशन है कि मैं हाफ वे हूँ, और मुझे हुँ, अभी 50% और बहुत कुछ सीखना है। हुँ, 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 तो हम समय के साथ सीखते हैं, और डॉक्टरी में ये होना चाहिए कि एक्सपीरियंस काउंट ज़रूर होना चाहिए। आप हुँ, एक्सपीरियंस से मिलें, आपको कोई भी डर है या आपको लग रहा है कि नहीं हमें इनकी बात पसंद नहीं आ रही, टेक अ सेकंड ओपिनियन। देयर इज़ नो हार्म इन सेकंड ओपिनियन, बट सेकंड ओपिनियन ऐसे जने से लें जो मोर एक्सपीरियंस, उनसे हू एक्सपीरियंस इज़ हो। इन दैट स्पेशलिटी। एग्ज़ैक्टली। स्पेशलिटी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ। तो अगर कोई उस स्पेशलिटी में नहीं है, उस काम को रोज़ नहीं करता, तो हो सकता है वो आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। डॉक्टर साहब ये सारी बातें तो डॉक्टर्स पॉइंट पे चल रही थी। अब आप जाते हैं थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ़ पे। तो एक सवाल है जो आपका डेली रूटीन डे क्या रहता है? क्योंकि आप रेगुलरली पेशेंट से आप कहते हैं कि ना जो कहना कि मिलते भी हैं रेगुलर। तो आपकी डेली लाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा। कैसे आपका दिन शुरुआत होता है? और क्योंकि आप कहीं न कहीं आपको पता नहीं होता ना शाम को भी दोपहर में कौन-सा पेशेंट आ जाएगा। तो आपकी डेली लाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा बताना चाहें? तो मेरे जो काम है उसमें तनाव बहुत है। तो एग्ज़ैक्टली। मुझे लगता है कि जो मैं तनाव के लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, कि एक तो आपकी फ़िटनेस, हुँ, हुँ। और एक आप आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान अगर आपके साथ है तो कहीं न कहीं वो आपको हर जगह हेल्प करता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मेरे से कुछ लोग मतभेद हों कि नहीं माने, कि भई हम नहीं हुँ। मानते, बट ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सुबह 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, मैं उसमें उठता हूँ। अरे रोज़ वाह! सुबह 4 बजे उठता हूँ, और मैं अपना 1 घंटा अपने तैयार वगैरह होने में, और 5 बज के 10 मिनट पे मेरा गोल्फ़, मुझे बहुत शौक है गोल्फ़ खेलने का।
अच्छा। तो हम गोल्फ कोर्स पे पहुंच जाते हैं और 5 बज के 10 मिनट पे हम लोग अपनी लाइट की बॉल से खेलना शुरू करते हैं। कई लोग कहते हैं कि इतने अंधेरे में, तो वो भी एक हाँ। एक एक वो है। और 2 घंटे हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ ना तो मोबाइल फ़ोन चल रहा है, ना कुछ चल रहा है, हमारा ध्यान सिर्फ एक बॉल पे है और आस-पास में मोर, पक्षी और बहुत अच्छी हवा, पेड़ ये सब हैं। तो उससे मेरा दिन शुरू होता है, फिर मैं अपना जो रूटीन अपना करके और फिर मैं 1 घंटा भगवान को देता हूँ। अरे वाह! 1 घंटा मैं रोज़ पूजा पाठ करता हूँ अपने घर में। मैं कहीं नहीं जाता और कुछ नहीं करता, अपने घर में करता हूँ। 1 घंटा भगवान से मेरा जो समय होता है वो, उसमें भी हम किसी डिस्टर्बेंस को पसंद नहीं करते। उसके बाद मेरा जो दिन चालू हो जाता है, जो हम लोग मरीज़ देखते हैं, फिर सर्जरीज़ करते हैं, तो वो 10 बजे से लेके और रात को 8 बजे तक फिर ये दिन भर ही चलता रहता है। और मैं बहुत अर्ली गोइंग टू बेड वालों में से हूँ। तो अच्छा। मैं 9 साढ़े 9, क्योंकि 4 बजे उठना रहता है, तो 9 साढ़े 9 बजे मैं सो जाता हूँ। लेकिन मुझे ये जो मेरा काम है बहुत थ्रिल देता है। मैं रोज़, मेरा कोई पेशेंट, नो 2 पेशेंट्स आर सिमिलर। हुँ। मेरी स्पेशलिटी में सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक पेशेंट डिफरेंट है। सही कुछ बात है। थोड़ा इधर, कुछ थोड़ा थोड़ा उधर, इधर। कुछ बहुत ज़्यादा उधर, कुछ बहुत ज़्यादा उधर। तो मुझे रोज़ थ्रिल देता है। मुझे रोज़ एक नया चैलेंज आता है, मुझे उसको रोज़ एक नया करना है। फेलियर भी होते हैं, सही ऐसा बात है। नहीं है, एज़ अ ह्यूमन एग्ज़ैक्टली। बीइंग आई फेल एंड आई फील रियली बैड अबाउट इट। बट मैं सीधे-सीधे शब्दों में उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम है और ये हो सकता है इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हम इसको, तो हम अटेम्प्ट करते हैं कि उसको फिर से वापस सही करें और उस चीज़ को अपनी जगह लाएँ। तो ये मेरा रूटीन है और मुझे लगता है कि इससे मेरा तनाव काफ़ी कम रहता है। अपना खेलने से, अध्यात्म से, भगवान आपको हेल्प करता है, आपकी स्ट्रेस को कम करता है और आप एक फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी डाइट पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो मैं अपनी डाइट को बहुत कम रखता हूँ। ये मेरा पर्सनल थोड़ा-सा वो है। ओके। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन जो इस कड़ी में मैं एंड करना चाहूँगा वो ये कि थोड़ा-सा पर्सनल आप ही को लेके है कि अगर आप सर्जरी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना पसंद करते? और इस आंसर के थ्रू हम आपका वो डॉक्टर्स के बियॉन्ड वाला जो एक इंसान है, वो जानना चाहेंगे। ये क्या एक अपॉर्च्युनिटी, मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया और मुझे प्रकृति ने एक अपॉर्च्युनिटी दी कि किसी के पेन को मैं कम कर पाओ? अपने प्रोफ़ेशन के साथ ही कम कर पाऊँ। पर मेरा एम हमेशा रहता कि मैं किसी भी प्रोफ़ेशन में होता तो मैं कोशिश यही करता कि कहीं न कहीं किसी को हेल्प करने के लिए या किसी का लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए या किसी को लाइवलीहुड देने के लिए, कोई जो भी काम होता, हो सकता है मैं कोई लेबर ही होता या कोई और कुछ होता, इंजीनियर होता, पर कोशिश यही रहती कि भई कहीं न कहीं हम किसी को हेल्प कर सकें। मतलब हमारा जो आने का पर्पज़ है इस पृथ्वी पे या जो भी है, वो बेसिकली सिर्फ़ मकान, दुकान वो सब नहीं है। हमारा एम थोड़ा-सा डिफरेंट भी है कि हम लोगों को किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए भेजा गया है। एग्ज़ैक्टली। तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारा काफ़ी रोल्स हैं, हमारे हुँ, हुँ। पशु-पक्षियों के लिए, सबके लिए। हमारी गीता भी कहती है कि, जो गीता में लिखा हुआ है कि भई हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए प्रकृति का, क्योंकि भगवान को सिर्फ़ जीव से मतलब है। उसको प्रॉपर्टी, सड़क, इन सब से कोई लेना-देना नहीं है। उनका ये है कि भई जीव है और जीव की रक्षा आपको करनी है। मनुष्य है, तो मनुष्य को बुद्धि दी है। सही बात है। विवेक सिर्फ़ अपने पास है। गाय में, कुत्ते में या किसी और पक्षी में विवेक नहीं है। वो उसको अपना खाना खाना है, रोज़ का काम चलाना है, फिर खाना खाना है, फिर रोज़ का काम चलाना है। उसका इतना ही एम है। लेकिन हमें विवेक दिया है तो हम उसको हेल्प करें। सही बात है। हम उस विवेक से उनको भी अपने जीवन यापन में हेल्प करें। पेड़ है, पक्षी है, सबकी हेल्प करें और अपना, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्योंकि आज की कन्वर्सेशन से ये सिर्फ़ एक अब मेडिकल नॉलेज पे ही नहीं कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिली और डेफ़िनेटली जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें आज आपसे सीखने को मिली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है। अभी भी आप नो डाउटली अभी शायद आप फ़ोन स्विच ऑफ पे है, बहुत सारे लोग हो सकता है पैनिक में हो कि डॉक्टर साहब का फ़ोन स्विच ऑफ है और कहीं न कहीं आपसे वो रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ दिस कि सर आपका समय हमें मिला और वो समय कहीं न कहीं मेरे लिए नहीं, पूरे उन तमाम लोगों तक जिनको ये पॉडकास्ट वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि हर घर-घर, गाँव-गाँव तक ये पहुँचता है। तो हेल्प मिलेगी उनको वो करने में और कहीं न कहीं अगर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा इसी में कि आपकी आज जो इनसाइट्स हमें मिले, वो डेफ़िनेटली ऐसे इनसाइट्स थे जो रिमार्केबल थे। हमने कभी नहीं सुने थे ऐसे कि ऐसा भी हो सकता है और जैसे मैंने कहा कि आप जो वर्क करते हैं डेफ़िनेटली कोई एक चमत्कार से कम नहीं है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, क्योंकि आज की कन्वर्सेशन सिर्फ़ मेडिकल नॉलेज नहीं थी, ये एक अवेयरनेस थी, एक प्रिवेंशन थी और एक होप के बारे में थी जो लोग हैंड, फुट और एंकल के पेन को कैजुअली इग्नोर कर देते हैं और उनके लिए ये एपिसोड डेफ़िनेटली एक आई ओपनिंग होगा, जिनको जो कहीं न कहीं इसको फ़ेस कर रहे हैं।
So thank you so much, Dr. Saab, for sharing your knowledge and experience with us. Thank you so much, team, and thank you so much for Insider People that कि आपने इस पॉडकास्ट को पूरा ढंग से सुना और देखा। और डेफिनेटली मैं सजेशन करना चाहूँगा कि आप उन तमाम लोगों तक भेजें जो कहीं ना कहीं करंटली एक छोटे से पेन में भी है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में उस हर एक पेन पे बात की गई है जो कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, डॉक्टर साहब, फॉर कमिंग। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। दीपक थैंक जी, यू। थैंक थैंक यू। यू।